जो है वो नेचुरल है कि नहीं है? तो संबंध नेचुरल प्राकृतिक सच्चाई है कि नहीं है? संबंध अस्तित्व सहज एग्जिस्टेंशियल रियलिटी है कि नहीं है? तो संबंध बनावटी चीज नहीं है, संबंध एक वास्तविकता है। तो संबंध को, अगर ये वास्तविकता है तो वास्तविकता को समझना पड़ता है। क्या है वास्तविकता, इसको समझा जाए, तब देखेंगे कि संबंधों में अब अपेक्षाएं क्या हैं। जैसे विश्वास, ये संबंध में अपेक्षा है, इससे कम में कोई संबंध चलता ही नहीं है, शुरू ही नहीं होता, यात्रा ही नहीं शुरू होती। विश्वास के बिना क्या संबंध की यात्रा शुरू होगी? यहां आप लोग शिविर में आए हैं, जिन्होंने भी आपको सूचना दिया था वो आपके कोई विश्वसनीय संबंधी रहे होंगे, तब आप यहां आए, नहीं तो क्यों आप आते अगर भरोसा ना होता तो? यानी संबंध की यात्रा विश्वास के बगैर शुरू ही नहीं होती, और हमारे में विश्वास का ही अभाव है। जैसे शिक्षा का काम जो होता है किनके किनके बीच होता है, बच्चे बताएंगे। शिक्षा की जो प्रक्रिया है किन किन के बीच चलती है? शिक्षक और स्टूडेंट के बीच में, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में शिक्षा का कार्यक्रम चलता है, और उसमें कोई कंटेंट होता है, कोई विषय वस्तु होती है, कोई पाठ्यक्रम होता है। अब वो चलेगा कैसे? तो ये चलेगा शिक्षक और विद्यार्थी के विश्वासपूर्ण संबंध से। यानी शिक्षक को यह लगता है कि मेरा जो विद्यार्थी है वो कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता वाला मानव है, इसके अंदर असीम कल्पनाशीलता है। यहां बैठे हुए हर मानव के अंदर असीम कल्पनाशीलता है, आप चाहे जितना कल्पना कर सकते हैं। अनलिमिटेड पावर ऑफ इमेजिनेशन सभी के पास है, कम नहीं होती, कितनी भी कल्पना करिए घटती नहीं है। चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बीमार हो या महिला हो, पुरुष हो, गोरा हो, काला हो, भारत का हो, अमेरिका का हो, पाकिस्तान का हो, सब में क्या है? असीम कल्पनाशीलता। तो अगर शिक्षक को लगता है कि मेरे विद्यार्थी में असीम कल्पनाशीलता है और कर्म स्वतंत्रता भी है, ऐसे विद्यार्थी के साथ हमको शिक्षा का काम करना है, तो क्या होगा? ऐसे विद्यार्थी को जिसमें असीम कल्पनाशीलता है, उसको हम समझदार और जिम्मेदार बना सकते हैं। उसको समझ वाली जितनी भी चीजें हैं कि मैं क्यों हूं, क्या हूं, कैसे हूं, संबंध क्या है, क्यों है, कैसे है, परिवार में, समाज में, प्रकृति में, और जीना कैसे है, मानव के साथ, प्रकृति के साथ, समाज के साथ, ये जिम्मेदारी, तो मैं उस अपने जो विद्यार्थी है उसको समझदार जिम्मेदार बना सकता हूं, क्योंकि उसके अंदर समझने की असीम क्षमता है, क्योंकि उसके अंदर कल्पनाशीलता असीम है। जिसके अंदर कल्पनाशीलता असीम है उसके अंदर समझने की क्षमता भी असीम है। ऐसा भरोसा जिस शिक्षक को है वो शिक्षक है। अब यही बात अगर बच्चे को शिक्षक के प्रति हो गया कि सामने जो व्यक्ति खड़ा है ये समझदार जिम्मेदार है, ये थोड़ा आगे है, ये दमदार है, समझदार और जिम्मेदार है, यह व्यक्ति समझदार और जिम्मेदार है, इसलिए ये मुझे समझदार और जिम्मेदार कर सकता है, बना सकता है। ये दोनों के बीच में जब भरोसा होता है तब पढ़ाई शुरू होती है। अगर शिक्षक को लग गया नहीं नहीं तुम तो पढ़ ही नहीं सकते, तुम्हारे खानदान में भी कोई नहीं पढ़ा है, जाओ खत्म, तुम क्या पढ़ोगे, तुम्हारे बस का ही नहीं है, अब भरोसा ही नहीं है। यानी आदमी, पता ही नहीं है कि आदमी कल्पनाशीलता, असीम कल्पनाशीलता वाली इकाई है, सब कुछ को वो समझ सकता है। या बच्चे के अंदर आ गया ये क्या पढ़ाएंगे हाँ, वो दोनों जगह, अगर दोनों जगह से ऐसा हो रहा है तो विश्वास का अभाव है, और विश्वास के अभाव में शिक्षा का कार्यक्रम हो ही नहीं सकता। कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता। शिक्षा को तो मैं उदाहरण के रूप में लिया हूं। विश्वास के अभाव में कौन सा संबंध चलेगा? एक संबंध बताइए, माता पिता संतान संबंध
विश्वास के अभाव में चलेगा। आपकी मम्मी आप पे हमेशा शंका करें, चलेगा? आप हमेशा मम्मी पे शंका करोगे, ये तो नमक ज्यादा डाल देगी, ये तो चाय ठीक नहीं बनाएंगी, ये तो खिचड़ी अच्छा नहीं बनाएंगी ये तो हमको प्यार पता नहीं करती हैं कि नहीं करती हैं। आज तो सवेरे की थी, लेकिन दोपहर में बहुत डांट दिया था, पता नहीं शाम को करेंगे कि नहीं करेंगे। ऐसा आता है। पति पत्नी संबंध, विश्वास का अभाव है, चलेगा? नहीं चलेगा। तो विश्वास तो आधार मूल्य इसीलिए कहा गया। विश्वास के बिना कोई संबंध चलने को कहिए हिल ही नहीं सकता, चलना तो दूर की बात है जी। संबंध में अब ये विश्वास है क्या, अब ये इस पे चर्चा ही नहीं होती। बस तुम पे भरोसा नहीं किया जा सकता, तुम तो विश्वसनीय हो ही नहीं, तुम तो भरोसेमंद ही नहीं हो। अब ये भरोसा क्या चीज है पता ही नहीं है। विश्वास क्या है पता है आपको? तो विश्वास का पता ही नहीं है, विश्वास क्या चीज है, और वो ढूंढ रहे हैं हम। क्या चीज ढूंढ रहे हैं जो हमको पता ही नहीं है तो वही होता है अंधेरे में तीर। तो जितने भी भाव हैं, विश्वास, सम्मान, कृतज्ञता, प्रेम, गौरव, वात्सल्य, ममता, ये कुछ भी हमको पकड़ में आता नहीं है। मतलब मुझे तो नहीं आता था, आपको आता होगा, मुझे नहीं आता था पकड़ में। ये सब शब्द हमें एक ही जैसे लगते थे। स्नेह, प्रेम, ममता, ये सब एक ही जैसा लगता था, कुछ अंतर लगता ही नहीं था। और फिल्में कुछ देखे तो उसमें तो प्रेम का अलग ही नजारा दिखा रहा है प्रेम तो अमर होता है, विश्वास अमर होता है कि नहीं? तो जितने भी भाव हैं ये अमर ही होते हैं। ये भाव है, इनकी आयु होती ही नहीं है। अमर किसको बोलते हैं? जिसकी आयु ना हो। स्नेह की भी आयु नहीं होती, विश्वास की भी नहीं होती। तो प्रेम समझ में नहीं आया और प्रेम करने लग गए। अब गाड़ी चलाना ही नहीं आया, गाड़ी चलाने लग गए, क्या होगा? गिरेंगे, हाथ पैर टूट जाएगा तो सबके हाथ पैर टूटे हुए हैं। तो बच्चों को अभी क्या है, सब बच्चों की शादियां करा दी जा रही हैं। किनकी? बच्चों की। बच्चे किसको बोलते हैं? जो समझ नहीं जिसको हुआ है उसको बच्चे बोलते हैं। तो विवाह क्या है इसकी समझ है ही नहीं और विवाह करा दिया गया, तो बच्चे हैं कि नहीं है? तो इसीलिए विवाह पर भी कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी सोम भाई का विवाह पे गोष्ठी है। क्या चीज है उसको समझ लिया जाए। जिनको विवाह करना है वो समझ ले पहले विवाह है क्या चीज। थोड़ी सी चर्चा यहां भी करेंगे चौथे दिन अगर समय मिलेगा, विवाह क्या चीज है। तो बच्चों की शादियां करा दी गई और उनके भी फिर बच्चे हो गए, फिर वो अपने बच्चों की शादियां करा दे रहे हैं। तो सब गुड्डी गुड़िया का खेल, बच्चे क्या खेलते हैं? गुड्डे गुड़िया का खेल खेलते हैं। ये जो हो गए हैं, शादी विवाह हो गया, इनके बच्चे हो गए, ये भी गुड्डे गुड़िया का खेल ही खेलते रह जा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कैसे जीना है, कैसे जीना है, कैसे संबंधों में तृप्ति आएगी, संबंध क्या चीज है, क्यों है, इसमें तृप्ति पूर्वक जिया कैसे जाएगा, विश्वास सम्मान क्या है, कृतज्ञता क्या है, गौरव क्या है, मानव का धरती पे प्रयोजन क्या है, मैं मानव हूं तो मैं सच्चाई क्या हूं मानव के रूप में, क्या मैं केवल शरीर हूं, क्या मैं केवल खाने पीने के लिए हूं? कुछ उत्तर नहीं है हमारे पास। और हम जो है समझदारी का सर्टिफिकेट भी लिए। ये वाली चीजों में फंसे हुए, मतलब मैं तो फंसा हुआ था, आप सभी नहीं फंसे होंगे, आप सभी विद्वान हैं, मैं फंसा हुआ था। तब तक मुझे 2007 में सूचना मिली। जैसे उसके पहले कुछ करते रहते थे, विपස්සना कर लिया और अन्य चीजें। तो विपස්සना भी अच्छा है, ध्यान पद्धति है, उसमें गए, अच्छा लगा ध्यान करने में। सन 2000 में 1999 दिसंबर में शिक्षक की नौकरी लग गई। मजा आ गया, लगा कि शिक्षक का काम बहुत बढ़िया काम है। कुछ दिनों के बाद ही स्टेट रिसोर्स ग्रुप के मेंबर बन गए, वहां पर किताबें लिखना, ट्रेनिंग करना, ये करना वो करना। कुछ दिनों के बाद पता चला कि ये जो किताबें लिखना, ट्रेनिंग करना, सारी चीजें करना, ये हम तो कर रहे हैं, अपना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन करने वाले बॉडी है, जो अथॉरिटीज है, उनका तो पॉकेट इससे भरता है खाली। 1 लाख किताब छपने का ऑर्डर होता है, 10,000 छपता, 90,000 छपता ही नहीं है मतलब ये कमरे के अंदर की बात है।
हालांकि वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। तो ये सारी चीजें जब पता चल गई तो हमें लगा कि शिक्षा में भी आप अपने विद्यालय में बच्चों के साथ भी वो नहीं कर सकते जो सोच रहे हैं। तभी 2007 में मेरे एक मित्र हैं सर्वदेव जी, वो हरिद्वार में रहते थे एक आश्रम में। उन्होंने कहा कि आप आ जाइए, यहाँ पर शिक्षा का एक कार्यक्रम होने वाला है। तो हमने कहा हरिद्वार में कौन सा शिक्षा का कार्यक्रम होगा? बोले होता है, उसमें बोर्ड लगता है और बोर्ड पे पढ़ाई होती है। तो हमने कहा ठीक है, क्योंकि मुझे उस मित्र पर भरोसा था। जैसे आपको बोले ना कि आपको किसी मित्र पे भरोसा है तो यहां आए हैं, तो वैसे ही मुझे उन पर भरोसा था। तो मैं वहां चला गया 2007 जून। वहां सोम भाई का शिविर था। पहले शिविर में हमको लगा कि सारी उल्टी बातें बता रहे हैं, मतलब मैं जितना सोचता हूं उसका उल्टा बता रहे हैं। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे बारे में कोई पहले से बता दिया मुझे ही टारगेट कर रहे हैं, तो भिड़ जाता था उनसे। लेकिन 5वें दिन 6वें दिन जाते जाते लगा नहीं, बात तो सही कही जा रही है और पूरा का पूरा बात है शिक्षा का है, एजुकेशन के विधि से इसको ले जाया जा सकता है। जब शिविर खत्म हुआ तो मैंने उनसे कहा अगले शिविर की डेट बताइए, मुझे आपका अगला शिविर करना है, क्योंकि इसमें तो मैं बितिंडाबाद में चला गया। 3 महीने बाद फिर वहीं पे दूसरा शिविर था। दशहरे के समय में था, तो दशहरे के समय उधर बड़ा त्योहार होता है, तो आपसे सुबह बताए थे कि उसमें संख्या बहुत कम आई, मात्र 28 लोग थे। तो मेरे लिए अच्छा अवसर हो गया, धड़ाधड़ प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न। तो ये दूसरा शिविर मेरा बहुत अच्छा हो गया। तब से आज तक न सोम भाई मुझे छोड़े न मैंने उन्हें छोड़ा हूं। उसके बाद सीधे अध्ययन में चला गया, फिर सीधे अध्ययन में चला गया, क्योंकि जो चीज मेरा शुरू से ये आदत रही है, स्वभाव कहना ठीक नहीं है क्योंकि स्वभाव तो सभी का एक ही होता है, अभी उस पर चर्चा करेंगे। मेरी आदत रही है कि जो चीज हमें लग रहा समझना है उसको फिर आर पार कर ही लेना है, उसमें फिर रुकते नहीं है। तो फिर 6 महीने लगा करके अछोटी रायपुर में, संयोग था कि ऑन ड्यूटी हमको लीव भी मिल गई थी, और उसमें रह करके मैं 6 महीने अध्ययन किया, पूरा अध्ययन और अभ्यास। उस समय आदरणीय नागराज जी भी हर दूसरे महीने 10 दिन के लिए वहां रहते थे, उनके साथ प्रश्नोत्तर होता था। उसी दौरान मेरी मुलाकात हुई थी मनीष सिसोदिया जी से, जो कि कुछ दिनों के लिए गए थे वहां पर। तो अगल बगल कमरों में थे, थोड़ी बातचीत हुई। बाद में हमको क्या पता था, हम भी भूल गए, वो भी भूल गए होंगे। बाद में जब आंदोलन वगैरह हुआ और वहां पर वो लोग राजनीतिक दल बना लिए, फिर सरकार बना लिए, तब फिर ढूंढे मुझे कि शिक्षा में बहुत सारा काम करना है और आपका भी आना यहाँ पर जरूरी है। सब मित्रों को बुला रहे हैं जो कि ऐसा काम कर सकते हैं। तो मूल्य शिक्षा पे काम करने के लिए वहाँ पर बाकायदे आमंत्रित किया गया, और मैं डेपुटेशन पे 5 साल रहा। और आपको सूचना होगी कि वहाँ पर हैप्पीनेस कैरिकुलम काफ़ी प्रसिद्ध हुआ, जिसकी खबर अमेरिका तक गई, सुबेरे चर्चा किए थे। तो वो कैरिकुलम बनाने में हमारी टीम ने बहुत समय लगाया और बहुत ही बढ़िया कैरिकुलम वो बन के तैयार हुआ। तो ये मेरी यात्रा है छोटी सी। इसमें जो सबसे बड़ा सहयोगी था वो मेरा परिवार, क्योंकि 2007 में मेरी बेटी तो बड़ी हो गई थी, 5 साल की, बेटा 1 साल का था। तो अब पत्नी को लगता था कि मतलब हम बच्चे को संभालें और आप घूमिए जाइए। अब अच्छा मान लीजिए 10 दिन के लिए गया, 1 हफ्ते के लिए गया, ठीक है। जुलाई 2009 में मैंने कहा कि अब 6 महीने के लिए जा रहा हूं। तो अब सोचिए कितना कठिन था। लेकिन हम भी घर में ही रहते थे, माता जी, उनको टूल बनाया, उनसे बातचीत किया, कन्विंस किया और चले गए। 6 महीने अध्ययन के बाद जब लौटे, बीच बीच में भी आते थे, जब लौटे तो एक दिन वो कहती है कि हमको भी शिविर करना है। हमने कहा क्यों? बोले 6 महीने में अगर आदमी में इतना गुणात्मक बदलाव आ जाता है तो इसका मतलब इस कंटेंट में बहुत दम है। तो हमने कहा मैं इसी समय का इंतजार कर रहा। उसके पहले हम कभी भी नहीं कहे कि आप शिविर करो, या शिविर की बात जाके चर्चा भी नहीं करते थे। क्यों? हम चर्चा करेंगे कुछ गलत कर देंगे। अच्छा मान लीजिए अच्छी कर दें, किसमें तो मूल्य की बात की जाती है, चरित्र की जाती है, संबंध की जाती है, प्रेम की जाती है, और हमसे व्यक्त ही ना हो वो, तो कहेंगे अच्छा खाली बात ही होती है तो कुछ है ही नहीं है, आता ही नहीं है। तो इसलिए हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन वो 6 महीने जो गुजारे, 6 महीने अध्ययन के बाद
देखिए, अगर इसमें अगर किसी को बहुत आगे जाना है तो एक बार 6 महीने वांग्मय से आर पार हो जाना चाहिए। उसमें जो अध्ययन अभ्यास हुआ उसके बाद उनके तरफ से खुद ही प्रस्ताव आया कि मुझे भी शिविर करना है, क्योंकि आदमी तो बदल जाता है, इससे पैराडाइम ही पूरा शिफ्ट हो जाता है। तो मैंने कुछ अलग नहीं किया, बस जो अपनी कल्पनाशीलता थी उसको कहीं एक जगह फोकस कर दिया। वही कल्पनाशीलता जो आप सभी के पास है, हर मानव के पास है, वही मेरे पास है, वही नागराज जी के पास थी, वही सोम भाई के पास है, वही सबके पास है, वही सुनील आगीवाल जी के पास है, वही कल्पनाशीलता। बस ये है लगा कहां रहे हैं उसको, जहां लगाते हैं वहां उपलब्धि होती है, जहां लगाएंगे वहां उपलब्धि। नियम है ये, सदुपयोग किया। आप सभी के सदुपयोग के लिए प्रस्ताव है। तो अभी देखेंगे कि व्यवस्था है कैसी। जो व्यवस्था जिसकी बार बार नाम आ रहा है, व्यवस्था है, व्यवस्था है, व्यवस्था को समझना है, व्यवस्था को समझना है। तो अभी देखते हैं व्यवस्था है कैसी। दो चीजें तो पकड़ में आ गई कि मानव जो है उसको धरती की सबसे शुद्धतम चीजें चाहिए, और किसी को इतनी शुद्धतम नहीं चाहिए। पानी शुद्ध, हवा शुद्ध, खाना शुद्ध, सब आपको शुद्ध चाहिए। उसको अशुद्ध भी हम ही कर रहे हैं, नासमझीवश, भ्रमवश। दूसरा एक और चीज है कि आदमी को निश्चितता चाहिए। क्या चाहिए? निश्चितता, सर्टेनिटी। निश्चिंत होना चाहता है। संग्रह क्यों करता है सुविधाओं का? पैसा क्यों बहुत सारा इकट्ठा करना चाहता है? सामान क्यों ज्यादा इकट्ठा करना चाहता है? अभी लॉकडाउन में क्यों एक बोरा बिस्किट ही उठा के ले जा रहे थे? निश्चिंतता चाहते हैं कि भूख लगेगी तो पेट भर जाए। तो जिस जिससे निश्चितता की पहचान हुई वो काम करता चला गया। पहले जो है छत के लिए झोपड़ी बनाया, फिर झोपड़ी खराब होती थी, चूती थी, आंधी में उड़ जाती थी। फिर उसके कुछ और जुगाड़ बनाया, प्लास्टिक के टीन के सेट बनाया, उसको नट बोल्ट से कसा। अब वो गर्म होने लगे, या बंदर आए उसको तोड़ दिए, पत्थर गिरा टूट जाता था, बहुत गर्म हो जाता था धूप में। फिर उसने लेंटर लगाया, छत लगाया। अब छत लगाया तो बहुत से जगहों पे भूकंप आए और छत भी गिर गया। तो अब कहां चला गया? अब भूकंप रोधी मकान बनाने लग गया। क्यों? क्योंकि निश्चिंतता चाहता है। पहले यह था कि दो कपड़े रहेंगे तो ठीक हो जाएगा भाई, एक पहने रहेंगे, एक धुल के रखे रहेंगे। फिर हुआ नहीं, बाहर कहीं जाना है तो 2 से काम नहीं चलेगा, 4 ले लो, 8 ले लो, 10 ले लो, 15 ले लो। कोई कंपनी में काम करना है, एक सप्ताह 15 दिन धुलने धुलाने का टाइम नहीं मिलेगा, 15 ले लो। फिर बोला नहीं जी उसके पास तो 20 है, और वो बता रही थी कि उनके पास 40 साड़ियां हैं, और वो बता रहे थे उनके पास तो 12 सूट है। हमारे पास 12 से कम तो नहीं होना चाहिए, ज्यादा हो तो और अच्छा रहेगा। अब वो फिर उसमें फंस गए। मानसिकता कहां से शुरू हुई थी? माइंडसेट निश्चितता से, निश्चिंतता से, कि हमारे पास कुछ चीजें हो जाए तो हमारे में निश्चिंतता आ जाएगी। कहां चले गए? धीरे धीरे होड़ में चले गए। फिर होड़ में चले गए। होड़ में चले गए तो क्या कर दिए? ईर्ष्या, द्वेष शुरू हो गया और प्रकृति का शोषण शुरू हो गया। ये सब कैसे हुआ है? इसका ढांचा क्या है? व्यवस्था जिसको कह रहा हूं, व्यवस्था क्या है उसका थोड़ा सा यहां पर एक चित्र बनाते हैं। तो पूरी धरती को देखेंगे तो धरती पे पदार्थ हैं जिसको हम नॉन लिविंग किंगडम बोलते हैं, या नॉन लिविंग या मटेरियल बोलते हैं जिनको, यानी मिट्टी है, पत्थर है, ये सब चीजें हैं। दूसरा जिसको हम बोलते हैं पेड़ पौधे, प्लांट किंगडम, है पेड़ पौधे। और तीसरा है पशु पक्षी, एनिमल किंगडम।
और चौथा है मानव। अभी जो एग्जिस्टिंग साइंस है उसमें दो ही प्रकार बताया जाता है, इसको बताया जाता है नॉन लिविंग और इन तीनों को लिविंग बताया जाता है। और लिविंग में फिर आगे आते हैं तो इसको बॉटनी में पढ़ते हैं, इसको जूलॉजी में पढ़ते हैं और इन दोनों को जूलॉजी में पढ़ते हैं। और आदमी को क्या बोल देते हैं? मानव, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। एनिमल मीन्स जानवर। अच्छा, उसका हिंदी क्या किया? मानव एक सामाजिक जानवर। क्यों नहीं बोला? एनिमल मीन्स तो जानवर होता है ना। थोड़ा अटपटा लग रहा था, अपने लिए क्या जानवर लिखना, अपने लिए क्या जानवर बोलना, अपने लिए एक शब्द नया लाओ, प्राणी। तो मानव एक सामाजिक प्राणी है ऐसा बोल दिया, मतलब जानवर ही है, सामाजिक है। अच्छा, कौन सा जानवर सामाजिक नहीं है? सही है ना, यहां सब सही बोला जाएगा। कौन सा जानवर असामाजिक है बताइए? कौन सा जानवर यहां असामाजिकता करता हुआ आपको दिखता है? ठीक है, लेकिन ठीक है, किसी समय वो पहचाना गया। अब इसमें क्या चीज है कि ये सभी जुड़े हुए हैं कि नहीं? ये सभी जुड़े हुए हैं कि अलग अलग हैं? कैसे जुड़े हुए हैं? ये पदार्थ जो है ये पेड़ पौधों के लिए पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं। पूरक का मतलब जो चीज इसको कमी पड़ती है उसको ये पूरा करते हैं, उसी को पूरक बोलते हैं ना। जैसे हमें आए हैं शिविर में, तो हम तो ना आटा लाए हैं, ना चावल लाए हैं, ना दाल लाए हैं, ना सब्जी लाए हैं, लेकिन भूख तो लगेगी। तो जब भूख लगती है तो हम कहाँ भाग रहे हैं? किचन की तरफ। तो किचन क्या है हमारे लिए? पूरक है, क्योंकि उस समय हमको उसकी जरूरत है और वहां से पूर्ति हो जा रही है। तो वैसे ही पेड़ पौधे और पदार्थ को देखेंगे तो एक दूसरे के लिए पूरक है। जैसे पेड़ पौधों को पानी चाहिए, हवा चाहिए, धूप चाहिए, मिनरल चाहिए, वो पदार्थ से मिल जाता है। दे देता है या पैसा वैसा मांगता है इससे, या ये कोर्ट कचहरी में लड़ करके लिया है इससे? तो ये नेचुरल है, सहज है, इसी को सहज बोलते हैं। सहज है, सहज उपलब्ध है, कोई झगड़ा है ही नहीं, कोई कंपटीशन है नहीं, कोई लोचाई नहीं है वहां पे। फिर पदार्थ किसको रिच कहते हैं? जो मिनरल जिसमें ज्यादा हो उसको रिच मटेरियल बोलते हैं। मतलब मिट्टी को अगर देखें तो अगर पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं वो जब नीचे गिरती हैं, सड़ती गलती है, तो वो फिर क्या बन जाती है? मिट्टी को और फर्टाइल कर देती हैं, तो इसको और रिच बना देती हैं, जिससे कि इनके लिए और पूरक हो सके। तो ये इनके लिए पूरक हो गए। कौन? पेड़ पौधे इनके लिए। दूसरा, बहुत सारी चीजें हवा में है, ठीक है, जो कि मिट्टी में पेड़ पौधों के माध्यम से ही जाती है। नाइट्रोजन वगैरह पेड़ पौधों के माध्यम से जाती है, तो वो भी करते हैं। तीसरा, पानी अगर धरती के बहुत नीचे है और वो ऊपर नहीं आएगा किसी तरह से, पर ऊपर की तरफ यात्रा उसकी नहीं होगी, तो ऊपर वेजिटेशन नहीं होगा, हरियाली नहीं रहेगी, वो जमीन ड्राई रहेगी, उत्पादन नहीं होगा। तो बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जिनकी जड़ें बहुत नीचे तक जाती हैं। जैसे ये खेजड़ी है राजस्थान में, इनकी जड़ें बहुत नीचे तक जाती हैं, सैकड़ों फीट नीचे तक जाती हैं, और वहां तक जा करके, और जाती कैसे हैं? जमीन में ड्रिल करते हुए उनकी जड़ों में केमिकल जो है वो निकलता रहता है और उसको होल करते हुए नीचे तक जाती हैं। और नीचे तक जब चली जाती हैं तो वो एक होल भी तो बनाती है ना, छेद भी बनाती है, फिर उससे पानी का ऊपर तक आता रहता है, फिर ऊपर हरियाली आ जाती है।
अब ये पेड़ पौधे पदार्थ के लिए पूरक हुए कि नहीं हुए इस विधि से? तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप देखेंगे तो पेड़ पौधे पदार्थ के लिए और पदार्थ पेड़ पौधों के लिए पूरक है। फिर ये पेड़ पौधे पशु पक्षी के लिए पूरक है, क्योंकि इनके आहार हैं, बहुत सारे पशु पक्षी के आहार पेड़ पौधे हैं, इनके आहार हैं। पशु पक्षी पेड़ पौधों के लिए पूरक हैं कि नहीं है? कैसे? तो जो पत्तियां ये गिरी हैं जमीन पर, इनको अपने आप खाद बनने में कितना टाइम लगेगा? 6 महीने 8 महीने लग जाएगा। लेकिन इन पत्तियों को कोई पशु पक्षी खा लेगा, फिर गोबर करेगा, बीट करेगा, और वो बीट कितने दिन में खाद बन जाएगी? बहुत जल्दी बन जाएगी। तो ये पूरक है कि नहीं इनके लिए? और जब खाद बनाया तो पदार्थ के लिए भी पूरक है। ऐसे ही मानव के लिए देखेंगे, अच्छा इसी तरह से पदार्थ जो है पशु पक्षी के लिए पूरक है और पशु पक्षी पदार्थ के लिए पूरक है। ऐसे ही मानव को देखने जाएंगे तो मानव के लिए पेड़ पौधे पूरक हैं, मानव के लिए पशु पक्षी पूरक है, मानव के लिए पदार्थ पूरक है। लेकिन जब मानव की बारी आई तो मानव पेड़ पौधों के लिए पूरक है, इसमें क्वेश्चन मार्क है। मानव पदार्थ के लिए पूरक है, इसमें भी क्वेश्चन मार्क है। मानव पशु पक्षी के लिए पूरक है, इसमें भी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि दिख नहीं रहा। मानव ने जहां हाथ लगाया, पदार्थ को हाथ लगाया, मिट्टी खराब, पानी खराब, हवा खराब, सारा पेट्रोलियम निकाल लिया, सारा लोहे के खनिज निकाल लिया। इतना लोहे के खनिज, लोहे की पहाड़ हुआ करते थे लोहे के, बैलाडीला वगैरह में, छत्तीसगढ़ में। पहले पहाड़ में का लोहा खत्म किया, फिर खोद के निकालना खत्म किया, और ढूंढ रहा है और निकालेगा। और पता है लोहा कहां लगता है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा लोहा सुरक्षा के लिए उपयोग हो रहा है, भय से बचने के लिए, वो भी आदमी के भय से बचने के लिए। भय 3 प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक भय, दूसरा होता है पशु पक्षियों का, माने जंगली जानवरों का, हिंसक जानवरों का भय, और तीसरा होता है मानव का भय। तो प्राकृतिक भय से बचने के लिए उपाय कर लिया, भूकंप रोधी मकान, ये मकान वो मकान सब कर लिया। जंगली जानवरों से बचने के लिए जंगल काट दिया या जंगल से दूर आके बस गया, शहर बसा लिया। लेकिन मानव से भय ये बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा है। हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग को कहा जाता था, कहीं वीराने में जाते थे और कहीं अगर आदमी आते दिख जाते थे तो बड़ा संतुष्ट हो जाते थे हम, चलो ठीक। रात में कहीं वीराने में जा रहे हैं, एकदम सन्नाटा है, और तब तक एक आध आदमी उधर से आता दिख गया तो बड़ी संतुष्टि हो जाती थी, चलो ठीक है कोई है। अभी आज के डेट में अगर वीराने में जाइए और आदमी दिख जाए और भय बढ़ जाता है। अब मानव में जो मानव के द्वारा जो भय पैदा किया गया, उसको कोई ताला नहीं रोक पा रहा है, कोई डिजिटल लॉक नहीं रोक पा रहा है, कोई सीसीटीवी नहीं रोक, मतलब सारे टेक्नोलॉजी लगा लीजिए, मानव में निहित अमानवीयता का भय रुक ही नहीं रहा है। उसके लिए हमको और लोहा और लोहा और लोहा और लोहा चाहिए, सब लोहा निकाल डालो। तो पदार्थ को देखेंगे तो मानव ने पदार्थ को तो बर्बाद कर दिया। पेड़ पौधों को देखेंगे, अब तो कुछ बहुत जागरूकता आई है, फिर से जो है वो वेजिटेटिव जो एरिया है वो बढ़ी है, वेजिटेशन की एरिया, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारा कहेंगे तो पेड़ पौधों को नुकसान, अगर आप हवा खराब कर रहे हैं तो क्या पेड़ पौधों को नुकसान नहीं होगा? आप पानी को खराब कर रहे हैं तो क्या पेड़ पौधों को नुकसान नहीं होगा? मिट्टी को खराब कर रहे हैं तो क्या पेड़ पौधों को नुकसान नहीं होगा? और अंततः किसका नुकसान होना है? मिट्टी खराब हो गई, उससे मिट्टी को कोई प्रॉब्लम है? बताओ बच्चों मिट्टी खराब हो गई, उससे मिट्टी को कोई प्रॉब्लम है? हवा खराब हो गई, उससे हवा को कोई प्रॉब्लम है? पानी खराब हो गया, उससे पानी को कोई प्रॉब्लम है? किसको है? और खराब किसने किया है? बस ये आप लोग अभी से जान लो, आपकी पहली वाली पीढ़ियां सब बर्बाद की हैं
और आप भी बर्बाद कर दोगे तो 150-200 साल बाद जो पीढ़ियां आएंगी वो कहेंगी ये सब निकम्मे भी थे, अज्ञानी भी थे, निरक्षर भी थे, पता नहीं पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे पता नहीं इनको कुछ आता था कि नहीं आता था, पता नहीं उस समय जीवन विद्या शिविर चलता था कि नहीं चलता था क्यों? सब खराब। कहां जाएंगे, क्या करेंगे? अभी पानी खरीद के आप पी रहे हैं, यहीं पहुंच गए ना आप। अगर घर में आरओ भी लगाए हैं तो उसका एनुअल मेंटेनेंस देना पड़ता है, बिजली का बिल देना पड़ता है, तो खरीद के तो पी रहे हैं। हाँ, अभी हवा भी आ गया। अभी दिल्ली के अंदर जितने दुकान वाले हैं वो सबके यहाँ बड़े बड़े बोर्ड लग जाते हैं अक्टूबर आते ही, एयर प्यूरिफायर अवेलेबल हियर हाँ, एयर प्यूरिफायर लगाइए, हवा भी खरीद के लीजिए। फिर मिट्टी कहाँ खरीदने जाएंगे? तो कुल मिलाकर के पदार्थ को देखेंगे, पेड़ पौधों को देखेंगे, और पशु पक्षी बहुत सारे तो एक्सटिंक्ट हो गए, इनको भी नुकसान पहुंचा रहा कौन? मानव। तो ये जो नुकसान पहुंचाने का कारण है उसके पीछे है कि मानव में अभी निश्चितता नहीं आई है। जिस निश्चितता की चाह है वो निश्चितता मानव में आई नहीं है। पदार्थ में निश्चितता पाई जाती है, इसीलिए हम पदार्थ का उपयोग कर पाते हैं। अगर पदार्थ में निश्चितता न पाई जाए तो हम पदार्थ का उपयोग कर ही नहीं पाएंगे। पानी का आचरण निश्चित है तभी हम पानी का उपयोग करते हैं, लोहे का आचरण निश्चित है तभी हम लोहे का उपयोग करते हैं, सीमेंट का आचरण निश्चित है तभी हम सीमेंट का उपयोग करते हैं। ये सीमेंट सरिया लगा करके जो छत लगी है, ये हमको पता है कि इसका दिवाली होली नहीं है, ये छुट्टी नहीं मनाता है, ये तान के ही रखेगा, ऐसा विश्वास है, ऐसा वो नियम निश्चितता हम पहचाने हैं, तब उसमें सरिया में सीमेंट लपेट के, कंक्रीट लपेट के और स्लैब लगाए और फिर उसके नीचे बैठे हैं। अगर ये होता कि इनका भी मूड डिस्टर्ब होता है कभी कभी तो हम फिर नहीं बैठते। तो पदार्थ में निश्चितता पाई जाती है। कैसे? निश्चितता का आधार क्या है? तो निश्चितता का आधार है परिणाम, जो परिणाम आया। जैसे हाइड्रोजन जलने वाली चीज है, यह उसकी निश्चितता है। क्या निश्चितता है? कि हाइड्रोजन जलेगी ही। ऑक्सीजन जलाने वाली चीज है, यह उसकी निश्चितता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में चीजें जलती हैं, यह भी उसकी निश्चितता है। एक निश्चित अनुपात में दोनों मिल गए, हाइड्रोजन का 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम मिल गया और एक नया परिणाम आ गया। क्या? पानी। अब उसकी अलग निश्चितता हो गया, यानी उसका आचरण एकदम अलग हो गया, वो बुझाने वाला हो गया। एक जलने वाला एक जलाने वाला मिलके क्या हो गया? बुझाने वाला। ऐसे विज्ञान पढ़ाया जाता है, H2O न पढ़ाया जाता है। जैसा मैं बोल रहा हूं कि एक जलने वाला, 2 जलने वाले और एक जलाने वाला, और दोनों मिल गए क्या हो गया? बुझाने वाला ऐसे पढ़ो साइंस। ये परिणाम आ गया, नया जो परिणाम आया वह उसके अनुसार उसमें निश्चितता पाई जाती है। तो पदार्थ में जो भी निश्चितता पाई जाती है परिणाम के अनुसार। सोडियम एक अलग आचरण के साथ है, क्लोरीन एक अलग आचरण के साथ है, दोनों मिल गए क्या हो गया? नमक बन गया, उसका अलग निश्चितता हो गई। तो परिणाम के आधार पे इसमें निश्चितता पाई जाती है। जैसा परिणाम वैसी निश्चितता। पेड़ पौधों में निश्चितता कैसे पाई जाती है? बीज के आधार पे। जैसा बीज है वैसी निश्चितता उसमें पाई जाएगी। अगर आम का बीज आपने लगाया है मिट्टी में तो उससे आम का ही पौधा आएगा, और वो आम जैसा ही, आम का पौधा जैसे बढ़ता है वैसा ही बढ़ेगा और उसमें आम का ही फल आएगा। अगर आदमी उसमें कुछ अपनी क्रिएटिविटी नहीं लगाया है तो, हाँ, नहीं तो आदमी उसी में नीम भी लगा देगा, बोलेगा देखो आम के अंदर नीम भी आ गया, तो आम ही आएगा, ये उसकी तो बीज के आधार पे पेड़ पौधों में निश्चितता पाई जाती है, और जब तक वो है जिंदा तब तक उसमें वही आचरण पाया जाता है, एक ही आचरण पाया जाता है, इसीलिए हम उसका उपयोग कर पाते हैं। पशु पक्षियों के अंदर भी निश्चितता पाई जाती है, अनिश्चितता उनके अंदर नहीं पाई जाती। जैसा उनका आचरण निश्चित है वैसे ही आचरण के साथ ताउम्र बने रहते हैं।
इसीलिए जो जानवर हमारे उपयोगी लगे उसको हम अपने पास ले आए हैं, उनकी निश्चितता को देख करके। उनमें निश्चितता का आधार क्या है? वंश। क्या है? जिस वंश में पैदा हुए हैं। गाय के वंश में पैदा हुए हैं तो गाय के आचरण के साथ ही ताउम्र बने रहेंगे। बकरी के वंश में पैदा हुए हैं तो बकरी के आचरण के साथ ही ताउम्र बने रहेंगे। यही उनमें निश्चितता है, वंश के आधार पर। अब मानव में निश्चितता परिणाम होता नहीं है, बीज विधि से इसमें कुछ होता नहीं है, वंश के अनुसार इसमें कोई निश्चितता नहीं पाई जाती। एक विद्वान माता पिता का संतान मूर्ख हो सकता है और एक मूर्ख माता पिता का संतान विद्वान हो सकता है। एक नितांत ईमानदार और व्यवस्थित माता पिता की संतान नितांत भ्रष्ट और अपराधी हो सकता है, और एक नितांत भ्रष्ट और अपराधी माता पिता का संतान नितांत ईमानदार हो सकता है। वंश के आधार पर मानव के अंदर शरीर में भले समानता आ जाए, आचरण में कोई समानता नहीं पाई जाती। लेकिन निश्चितता तो चाहिए वहां भी। जिस भी आदमी के साथ हम जीते हैं वो निश्चितता की चाहत मानव के अंदर है। मेरे में निश्चितता नहीं है वो अलग बात है, लेकिन मेरे में निश्चितता की चाहत है। हम बोलते हैं यार तुम पे भरोसा नहीं किया जा सकता, तुम तो कभी कुछ कभी कुछ। बताओ कैसे भरोसा किया जाए? अपना नहीं देख रहे हैं हमारे पे हो रहा है कि नहीं हो रहा भरोसा। यानी निश्चितता की चाहत मेरे अंदर भी है दूसरे मानव से। यह निश्चितता आएगी कैसे? तो मानव में निश्चितता का आधार जब भी होगा शिक्षा संस्कार ही होगा। शिक्षा संस्कार के आधार पर निश्चितता, यहां बीज के आधार पर निश्चितता, यहां वंश के आधार पर निश्चितता, और यहां परिणाम के आधार पर निश्चितता। ये प्राकृतिक नियम है, ये अस्तित्व सहज नियम है, इसमें हम कुछ बदलाव नहीं कर सकते। इसीलिए बोला गया है कि मानव जो है ज्ञानावस्था की इकाई है। यानी जब भी ये नियंत्रित होगा, संतुलित होगा, संतुष्ट होगा, ज्ञान से ही होगा, समझ से ही होगा। आज भी आप देखिए, आप जब जब निश्चिंत हुए हैं तो कोई समझ होने से हुए। जब जब आपको कोई समझ हुई है आपके अंदर निश्चिंतता आई है। जैसे बच्चा जब प्यार को संपूर्ण मानव जाति के समक्ष रखा जाए प्रस्ताव के रूप में, उनके साथ संवाद किया जाए, तो इसलिए सभी साधना नहीं कर सकते, कुछ लोग करेंगे, लेकिन उन उत्तरों को ला करके समाज के बीच में शिक्षा विधि से, संवाद विधि से रखेंगे। बहुत सारे लोगों को संवाद विधि से ही अनुभव हो जाएगा, बहुत सारे लोगों को संवाद विधि से ही ज्ञान संपन्नता हो सकती है। जिनको उसके बाद भी नहीं होगी, समाधि विधि का, साधना विधि का रास्ता उनके लिए खुला ही है, किसी के लिए बंद थोड़ी हो गया। तो इसीलिए बोले कि शिक्षा विधि में अगर ये चीजें आती हैं तो इसका सामान्यीकरण हो जाएगा, जनरलाइज हो जाएगा, सभी के लिए उपलब्ध हो जाएगा, सभी इस पे संवाद कर सकते हैं, सभी समझ को प्राप्त कर सकते हैं। और उन्होंने देखा कि जो पदार्थ अवस्था है इसका धर्म केवल होना ही है, मतलब अस्तित्व है, यह है केवल। पेड़ पौधों को देखें तो पेड़ पौधे जो है ये बीजानुसंगी हैं, बीजानुसंगी हैं, इनके अंदर श्वसन शुरू हो जाता है, इसलिए इनको प्राणावस्था बोलते हैं। पेड़ पौधों के जब सेल बन जाता है तो सेल में और निर्जीव में अंतर यही है कि सेल के अंदर श्वसन शुरू हो जाता है, यानी कुछ बाहर से अंदर आता है और अंदर से बाहर जाता है, उसको श्वसन बोल रहे हैं, उसी को प्राण बोलते हैं, इसलिए प्राणावस्था बोलते हैं पेड़ पौधों को। मतलब जो भी कोशिका से बनी रचना है, तो मेरा शरीर भी कोशिका से बनी रचना है, तो यह भी प्राणावस्था ही है। जीव जंतुओं का शरीर भी कोशिका से बनी रचना है, तो भी प्राणावस्था ही है। पेड़ पौधे जो बने हुए हैं वो भी कोशिका से बनी हुई रचना है, वो भी प्राणावस्था ही है।
श्वसन प्रश्वसन उसमें क्रिया होती है। पुष्टि इसका धर्म है। पेड़ पौधे पुष्ट होते हैं, वो उग गए हैं तो बड़े होंगे, मोटे होंगे, पत्तियां आएंगी, फूल आएगा, फल आएगा, बीज आएगा, आप रोक नहीं सकते। वो जबरदस्ती काटते रहे वो अलग बात है, लेकिन फिर भी टेंडेंसी वही देखी जाएगी उसमें। आप बोनसाई करेंगे, उसकी मूसला जड़ को काट देंगे, फिर भी टेंडेंसी वही देखी जाएगी, वो मोटा ही होगा, कुछ तो उसमें होगा, पत्तियां आएंगी, वो पुष्टि होगा ही होगा उसमें, उसको रोक नहीं सकते आप। ऐसे जीव जंतु जो है वो जीने की आशा के साथ हैं, वो जीना चाहते हैं, इसीलिए जिस जगह पर उनको जीने का संकट आता है वो जगह बदल देते हैं अपने आहार के लिए। मानव केवल जीने की आशा के साथ नहीं है, मानव सुखपूर्वक जीने की आशा के साथ है। उसको एक भी पल दुख बर्दाश्त नहीं है, स्वीकार नहीं है। भ्रमवश मानव को यह लगता है कि आहार निद्रा भय प्रजनन की जो क्रिया है इससे हम सुखी हो जाएंगे। करके देख रहा है, देख लिया है, देख भी रहा है, आगे भी देख रहा है, पता चल रहा है उससे सुख तो क्षणिक ही होता है, उससे हमारा काम चलता नहीं है। तो फिर क्या करते हैं, फिर बहुभोग और अति भोग में जाते हैं, उसकी वैरायटी और क्वांटिटी में जाते हैं, क्योंकि सुख तो चाहिए, ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए, तो आहार में गए, आहार से सुखी होंगे। अब आहार से ज्यादा सुख कैसे मिलेगा, जब उसकी वैरायटी में जाएंगे, उसकी क्वांटिटी में जाएंगे, इसीलिए ज्यादा खा लेते हैं। क्यों, स्वादिष्ट खाना बन गया तो ज्यादा खा लेते हैं, क्यों, क्योंकि लगा इससे सुखी हो जाएंगे। पता चला थोड़ी देर बाद पेट पे हाथ मल रहे हैं, यार क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया। तो जिससे सुख नहीं मिलना था उसको आपने सुख मिलने का स्रोत मान लिया, इसलिए गड़बड़ हो गया। तो आहार की वैरायटी क्वांटिटी में बदल बदल के खा लो, हो सकता है उससे सुखी हो जाए। अलग अलग रेस्टोरेंट का खा लो, हो सकता है उससे सुखी हो जाए। अलग अलग डिश बना लो, हो सकता है उससे सुखी हो जाए। वैरायटी में जा रहे हैं या मात्रा बढ़ा ले रहे हैं, सुखी हो जाएंगे। मात्रा बढ़ाते हुए वैरायटी बढ़ाने के लिए कमा रहे हैं, कमाते 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 इतना कमा लिया कि डॉक्टर बोलता साग रोटी खाइएगा आप, कुछ खाने लायक बचे नहीं आप। तो बोलते कमा किस रहे हैं, खाने के लिए, और जब कमा लिया तो खाने लायक बची नहीं रहे। तो शरीर को भोजन चाहिए और जितना जरूरत है उतना ही चाहिए, उससे ज्यादा देंगे तो भी दिक्कत है, उससे कम देंगे तो भी दिक्कत है। तो मानव समझदार होता है तो सबसे पहले उसके अंदर आहार संतुलन ही आता है। आहार संतुलन, विहार संतुलन, व्यवहार संतुलन, ये तीन संतुलन मानव में है। यही तीनों में असंतुलन होने से मानव में अव्यवस्था पाई गई है, और मानव में होने वाली अव्यवस्था से संपूर्ण अस्तित्व में अव्यवस्था पाई गई है, क्योंकि मानव में आहार संतुलन नहीं है। अच्छा लगा तो ज्यादा ही खा लिया, किसी को नहीं मिल रहा तो मिल ही नहीं रहा है। ऐसे ही विहार संतुलन, कब सोना है, कब जगना है, क्या व्यायाम है, उत्पादन क्या है, रोजगार क्या है। उत्पादन किसको कहते हैं, तो अभी तो आप पढ़ते होंगे इस साल सरकार ने इतने 1000 गैलन तेल का उत्पादन किया, ऐसा समाचार में पढ़ते हैं ना, कि सरकार ने इतने 1000 गैलन तेल का उत्पादन किया। अब तेल का उत्पादन होता है क्या, तेल तो धरती के अंदर है, तो उत्पादन क्या है, रोजगार क्या है, ठीक है। व्यवहार, व्यायाम क्या है, किसको व्यायाम बोलेंगे, तो व्यायाम, उत्पादन, व्यवसाय, कब जगना है, कब उठना है, किनके साथ बैठना है, किसके साथ नहीं बैठना है, किनके साथ बैठने से कोई फायदा नहीं है। फायदे का मतलब ज्ञान के अर्थ में, किसको हम श्रेष्ठ पहचान पा रहे हैं। अभी श्रेष्ठता के पहचानने का आधार रूप पद धन बल ही है। अभी श्रेष्ठता पहचानने का आधार व्यवहार या आचरण या ज्ञान संपन्नता नहीं है। किसको श्रेष्ठता पहचानने का आधार आपको देखना है तो आप किसको मॉडल मान रहे हैं, इससे पता चल जाता है। अगर आप रूप पद धन बल वाले को मॉडल मानते हैं, इसका मतलब आपको श्रेष्ठता का पहचान ही नहीं है। संपूर्ण अध्ययन के बाद, संपूर्ण समझ के बाद होने वाली सबसे पहली उपलब्धि है स्वयं के प्रति विश्वास।
सबसे पहली उपलब्धि क्या होती है? स्वयं के प्रति विश्वास। क्यों? क्योंकि मैं क्या हूं यह पता चल गया है, मुझे कहां जाना है, क्या करना है पता चल गया है, मैं रचना के रूप में क्या हूं, मेरा इंटेंशन क्या है, उन सब चीजों का मैं साक्षी हो चुका हूं, मैं उनको पहचानता हूं। इसलिए मुझे मेरे ही विचार पर, मेरे प्रति विश्वास का मतलब क्या हुआ? मुझे मेरे ही विचार पे शंका नहीं है, नहीं तो मुझे मेरे ही विचार पे शंका रहता है। तो मैं अपने प्रति ही शंका मुक्त हो गया हूं, यही स्वयं के प्रति विश्वास है। फिर क्या होता है? दूसरा जो काम होता है समझ का, वो होता है श्रेष्ठता का सम्मान। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि हम श्रेष्ठता को पहचानने लग गए। श्रेष्ठता को पहचानते हैं तो श्रेष्ठता का सम्मान कर पाते हैं, श्रेष्ठता को पहचानते ही नहीं है तो सम्मान क्या कर पाएंगे? तो सम्मान किस लिए करते हैं श्रेष्ठता का? किसी को मैंने श्रेष्ठ माना है, इसका मतलब क्या है? श्रेष्ठ पाया है, इसका मतलब क्या है? उसके जैसा भी मुझे होना है। तभी तो हम श्रेष्ठता को पहचान रहे हैं, इस रेफरेंस में ही पहचानते हैं। मैं कहां खड़ा हूं, सामने वाला कहां खड़ा है, अगर वो श्रेष्ठ है तो वैसा मैं होना चाहता हूं, इस अर्थ में मैं श्रेष्ठता को पहचानता हूं, तो मैं सम्मान कर पाता हूं श्रेष्ठता का। तो स्वयं के प्रति विश्वास जी, हां वही श्रेष्ठ क्या होगा? आहार में संतुलन, विहार में संतुलन, व्यवहार में संतुलन। आहार में संतुलन है, व्यवहार में संतुलन है और विहार में संतुलन है, वो श्रेष्ठ है। इसीलिए इन्हीं तीन को मिलाकर के व्यक्तित्व कहा जाता है। व्यक्तित्व, व्यक्तित्व, त्व यानी व्यवस्था, व्यक्ति यानी मानव, मानव में व्यवस्था, यानी एक व्यक्ति में त्व, व्यक्ति की व्यवस्था क्या है? उसके आहार में संतुलन है, उसके विहार में संतुलन है, उसके व्यवहार में संतुलन है। वो मानव के साथ व्यवहार करता है तो उसको पता है हर मानव सुखपूर्वक जीना चाहता है। तो मानव के साथ व्यवहार करते समय ध्यान है क्या कि सामने वाला मानव जिसके साथ मैं व्यवहार कर रहा हूं वो सुखपूर्वक जीना चाहता है, तो मेरा व्यवहार वैसा हो जाता है। यही व्यवहार में संतुलन है। प्रकृति के साथ जीने जाते हैं तो प्रकृति नियम पूर्वक है, प्रकृति में पूरकता है, प्रकृति में आवर्तनशीलता है, पूरी नेचर साइक्लिक है, और प्रकृति में उदात्तीकरण है, प्रकृति नेचर इवाल्व होती है। ये तीनों प्राकृतिक नियम है। पूरकता, आवर्तनशीलता, उदात्तीकरण, प्रकृति में सब कुछ पूरक है, विरोध है ही नहीं, संघर्ष है ही नहीं, पूरकता है। और प्रकृति साइक्लिक है। जैसे अगर आप प्राकृतिक कपड़ा पहनते हैं तो प्राकृतिक कपड़ा कहां उत्पादित होता है? उसका रेशा कहां उत्पादित होता है? खेत में। खेत में मतलब जो मिट्टी, पानी, हवा है, इसके द्वारा वो उत्पादित होता है। फिर जब ये खत्म होता है तो कहां जाता है? फिर मिट्टी हो जाता है। साइक्लिक है कि नहीं है? लेकिन हमने कपड़े ऐसे बना दिए जिनका उत्पादन तेल से निकलने वाले जो अपशिष्ट हैं उनसे हो रहा है। अब वो नष्ट होंगे भी तो कहां जाएंगे? मिलेंगे ही नहीं। तो ये साइकिल नहीं बन रही है, इसलिए वो कचरा है। जो चीज साइक्लिक नहीं है वही कचरा है, जो साइक्लिक है वो कचरा है ही नहीं है। तो प्रकृति में आवर्तनशीलता है, सब कुछ आवर्तनशील है और नेचर इवाल्व होती है। आज तक भी जो नेचर का स्वरूप हमको दिखा है ये निरंतर इवाल्व होने के कारण ही दिख रहा है। पदार्थ अवस्था से प्राणावस्था, प्राणावस्था से जीवावस्था, इसका नाम रखा है। पदार्थ को बोलते हैं पदार्थावस्था, इस पूरे वर्ग को जो इस कैटेगरी में आते हैं। पेड़ पौधों को बोलते हैं प्राणावस्था और पशु पक्षी को बोलते हैं जीवावस्था। तो पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था और ज्ञानावस्था। तो अगर देखेंगे तो पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था ये नियम पूर्वक है। ये इवाल भी ऐसे हुआ है, पदार्थावस्था के बाद प्राणावस्था, जीवावस्था, फिर ज्ञानावस्था। ये उदात्तीकरण हुआ है। उदात्तीकरण के परिणाम के स्वरूप, अभी का जो स्वरूप है नेचर का, वो हमारे सामने है। तो प्रकृति के साथ व्यवहार करते समय हमको प्राकृतिक नियम का ज्ञान है, समझ है, तो मैं प्रकृति के साथ वैसा व्यवहार करता हूं, वैसा आचरण करता हूं।
यही मेरा उचित विहार है। मानव के साथ मैं सुखपूर्वक जीने वाला व्यवहार करता हूं, यही मेरा उचित व्यवहार है, यही मेरा व्यवहार संतुलन है। अब वहां कलेश नहीं होगा। हाँ, विहार का मतलब व्यवसाय, उत्पादन, व्यायाम, सोने जागने उठने बैठने का नियम, ये सब विहार में आते हैं। व्यवसाय, व्यवसाय का मतलब यह है कि व्यवसाय क्या चीज है, व्यवसाय है। उत्पादन मतलब वो भी व्यवसाय का ही हिस्सा है। सोने जागने का नियम, हाँ वो तो आहार अलग हो गया। आहार, विहार और व्यवहार, ये तीन में संतुलन, इसी को बोला गया। अगर इन तीन में संतुलन है तो आप व्यक्तित्व संपन्न मानव हैं। ये व्यक्तित्व है। मेरे आहार में संतुलन, मेरे विहार में संतुलन, मेरे व्यवहार में संतुलन, यही मेरा व्यक्तित्व है। इससे कम में कोई व्यक्तित्व रचना नहीं है। अभी व्यक्तित्व तो पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी मतलब परसोना, परसोना से निकला। परसोना मतलब मुखौटा, मुखौटा का मतलब आपका व्यक्तित्व, आप कैसा पहनते हैं, कैसा चलते हैं, कैसा बोलते हैं इसको बोलते हैं। अभी जांच के देख लीजिए वो व्यक्तित्व है कि नहीं है। पर्सनालिटी जो है उसकी उत्पत्ति परसोना से हुई है। परसोना का मतलब क्या होता है, मुखौटा। तो आप बढ़िया ड्रेसअप कर लीजिए, बढ़िया कपड़े पहन लीजिए और बढ़िया लैंग्वेज स्किल आपके पास आ जाए तो मतलब अपनी बातों को एक अलग ढंग से आप रख रहे हैं, उसको व्यक्तित्व कहा जाता है फिलहाल। हालांकि वो पर्सनालिटी का अनुवाद व्यक्तित्व नहीं है। अंग्रेजी शब्द जहां से उत्पत्ति हुई है उसका अर्थ भी वहीं से मिलता है, लेकिन हम लोग उसका अनुवाद कर लेते हैं। तो व्यक्तित्व का मतलब है आहार, विहार, व्यवहार ही व्यक्तित्व है। ये तीनों संतुलित हैं तो मैं व्यक्तित्व संपन्न मानव हूं। ये तीनों ही असंतुलित है। क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना, कैसे खाना, कुछ भी हमारा उल्टा सीधा है। कहां बैठना है, कहां उठना है, कब सोना है, कब जगना है, किसको बिजनेस कहा जा रहा है, किसको उत्पादन कहा जा रहा है, उल्टा सीधा। किसी भी चीज को व्यायाम कहा गया। तो ये सब चीजों से जो है वो असंतुलन है, तो ये व्यक्तित्व तो नहीं है। स्वयं के प्रति विश्वास, हाँ आहार संतुलन होगा जी। हाँ हाँ, तो शौक, शौक तो नहीं है। शौक तो दुनिया फूकने का भी किसी को शौक होगा शौक अलग चीज है, ठीक है। नियम क्या है और शौक क्या है, उसमें अंतर है ना। हाँ अच्छा ठीक है। देखिए 6 रस अपने यहां बताए गए हैं, आयुर्वेद में आप पढ़ेंगे। खट्टा, मीठा, चरपरा, कड़ुआ, तिक्त, कसाय, ये 6 रस है। तो भोजन में इन 6 रस में संतुलन होना जरूरी है। उसमें मीठा थोड़ा ज्यादा भी है, जैसे खट्टा इसका अनुपात थोड़ा कम रहता है, मीठे का थोड़ा ज्यादा रहता है। चरपरा, चरपरा का मतलब नमकीन, नमकीन ये भी थोड़ा ज्यादा होता है। तो खट्टा, मीठा, चरपरा। कड़ुआ, तिक्त, कसाय इसका कम रहता है। कड़ुआ, कसैला और तीखा इसका कम रहता है। ये 6 रस का जहां पर अनुपात मेंटेन होता है वो आहार संतुलन वही है। ये 6 रस नहीं है। हम मीठा ही दबाए जा रहे हैं, बाकी खट्टा। अब जैसे मीठे को संतुलित करने के लिए कसैला, कड़ुआ होना जरूरी है। अब मीठा खा लिया, कड़ेला कसैला, कड़ुआ नहीं खा रहे हैं। इसीलिए आयुर्वेद में कहता है कि रात में 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण खा लीजिए। मतलब मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं त्रिफला का, इसीलिए किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं। क्योंकि त्रिफला में क्या होता है, कड़वा और कसैला होती है, हरड़, बहेड़ा, आंवला, ये कसैली चीजें हैं। तो वो संतुलित करती हैं, क्योंकि भोजन में शामिल नहीं है। आंवला आप रोज भोजन में नहीं खाते हैं। कड़ुआ करेला जैसे है, ऐसी चीजें कड़ुआ। तो अगर भोजन में ये 6 रस शामिल हैं तो आहार संतुलन है।
अगर एक ही रस पे हम पूरा हाथ मार रहे हैं, कुछ लोग हैं तो खट्टे पे ही हाथ मारते रहते हैं केवल, कुछ लोग मीठे पे ही हाथ मारते रहते हैं, ये गड़बड़ है। फिर आहार में संतुलन नहीं होगा, फिर शरीर की रचना को बिगाड़ेगा जी। तिक्त तिक्त, खट्टा मीठा चरपरा कड़ुआ तिक्त कसाय, ये 6 रस कहे गए हैं, 6 रस भोजन के। इसलिए जो एक पहले आपके यहां भी चलता होगा, लाल वाली मिर्च में मसाले को भरा जाता है, मिर्च का अचार, वो थोड़ी मात्रा में खाते हैं। अब देखिए पूरा शिविर दूसरी तरफ गया, उसको थोड़ी मात्रा में खाते हैं तो उसके अंदर भी कई रस रहते हैं। आप देखिए उसके मसाले में बहुत सी चीजें होती हैं, खट्टा भी होता है, नमकीन भी होता है, चरपरा भी होता, मतलब तिक्त मिर्च खुद है ही तो उसमें भी होता है, इसलिए उसको भी थोड़ी मात्रा में। अब पता चला उसी को दबा के खा रहे हैं शिविर करने से, अध्ययन करने से समझदार होंगे। गुलाब जामुन छोड़ देने से भी समझदार नहीं होंगे, गुलाब जामुन खा लेने से भी नहीं होंगे। एक हमारे मित्र हैं रविकांत जी, IIT कानपुर के पढ़े हुए, आप जानते होंगे, सुनील भैया आप जानते हैं रविकांत जी को, अभी वो पटना में हैं, पहले अमरकंटक में ही रहते थे। तो जब नागराज जी का शरीर काफी शिथिल हो गया था, 97 साल के हो गए थे, तो वो कहे कि मैं जाऊंगा अमरकंटक ही रहूंगा, तो उनकी सेवा करते थे, अपना पीठ उठ की मालिश करना, कमर की मालिश करना, पैर की मालिश करना। 2-3 महीना बीत गया तो इन्होंने पूछा कि भाई रविकांत जी आप अध्ययन के लिए आए हैं, समझने के लिए? बोले हाँ समझने के लिए आया हूं। तो बोले आपको क्या लगता है मेरा कमर दबा के, मेरा पैर दबा के आप समझ जाएंगे? ये मुझे तो अच्छा ही लग रहा है, मैं बुजुर्ग हूं, लेकिन समझने के लिए आपको अध्ययन करना पड़ेगा, संवाद करना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। तो जो गुलाब जामुन छोड़ भी देंगे उनको भी समझ नहीं होगा, और जो दबा के खा लेंगे वो भी हो सकता है समझ जाए। ठीक है, शरीर बीमार होगा वो अलग चीज है, लेकिन समझने के लिए ठीक है। तो कुल मिला के संवाद करना ही होगा। तो स्वीकृति के भाव में जीना ही सुख है, स्वीकृति बराबर सुख, सुख निरंतर चाहिए, तो स्वीकृति पूरा होना है, पूरा स्वीकृति। स्वीकृति पूरा का मतलब प्रश्न मुक्ति, प्रश्न मुक्ति का मतलब समाधान, समाधान का मतलब भी सुख। सुख अगर निरंतर चाहिए तो समाधान पूरा चाहिए, आधा अधूरे समाधान से सुख निरंतर नहीं होगा, और यह कठिन काम नहीं है। एक व्यक्ति ने साधना विधि से 26 साल में कोई उपलब्धि पाई, और उस उपलब्धि को एक व्यक्ति नहीं, मतलब एक व्यक्ति को उदाहरण दे रहे हैं, ऐसे अनेक व्यक्ति हुए अपने परंपरा में जिन्होंने 10 साल 20 साल 50 साल 5 साल 8 साल लगाया और एक उपलब्धि पाया, और फिर समाज को कुछ बताए। जैसे लेटेस्ट नागराज जी का देखते हैं, इन्होंने 26 साल लगाया साधना में, उससे कोई उपलब्धि हुई, आपके सामने प्रस्ताव रखने के लिए लोगों को भेजा। पहले उन्होंने सबके सामने प्रस्ताव रखा, फिर आपके सामने प्रस्ताव रखने के लिए भेजा। कितना साल लगा था उनको? 26 साल। हर बालक अपने विद्यालय स्कूली सिस्टम में कितना साल लगाता है? लगभग 25 साल। अगर ठीक से शिक्षा को कर दिया जाए तो 25 साल में ही वो उपलब्धि हो जाएगी, अलग से लगाने की क्या जरूरत है। तो कोर्स पूरा ही नहीं है, जो सिलेबस है अधूरा है, उसमें जो गैप है। जैसे बहुत सारे लोग, जब हम लोग हैप्पीनेस करिकुलम या यूपी में अनुभूति पाठचर्या की बात करते हैं, बोलते हैं आप कौन सा नया सिस्टम लेके आ रहे हैं अनुभूति ये शिक्षा में, तो उनको बताते हैं कोई नया सिस्टम लेके नहीं आ रहे हैं, बस उसमें जो गैप है उस गैप को भर रहे हैं, इतना ही है, नई चीज नहीं है, गैप जो है उसको भर रहे हैं। सुविधा की शिक्षा दी जा रही है, स्किल एजुकेशन दिया जा रहा है, सुख की शिक्षा का कंटेंट उसमें एक और घुसा रहे हैं बस। इसको भी साथ साथ अभ्यास कराया जाए, बचपन से कराया जाए, बच्चे खूब बढ़िया से समझते हैं। मतलब मैं तो बता रहा हूं कि पहली क्लास में, जब आप किस क्लास में पढ़ते हो? हर 7th में चले गए। पहली क्लास में बेटा मेरा पढ़ता था, शिविर करके आया, उसके प्रश्न भी अच्छे अच्छे आते थे, और जो मैं उत्तर देता था उससे वो संतुष्ट होता था। आज उसके बारे में उसके पास उत्तर है।
जो मूल्य की चर्चा होती है शिविरों में हो नहीं पाती है। 30 मूल्य, ये जो स्वीकृतियां हैं ये 30 प्रकार की ही हैं, ज्यादा नहीं है। तो ये जो मूल्य हैं उसके मूल्यों के बारे में अच्छी चर्चा करने की स्थिति में है, क्योंकि समय और श्रम लगा है। उपलब्धि समय और श्रम लगाने से ही होती है। आपको कोई भी उपलब्धि हुई है, आपने श्रम लगाया और कुछ समय तक लगाया है, उससे ही उपलब्धि होती है। ये पेन बना होगा तो कल्पनाशीलता लगी होगी, श्रम लगा होगा, कुछ समय तक लगा होगा, उससे उपलब्धि हो गया। तो ज्ञान के क्षेत्र में भी उपलब्धि समय और श्रम लगाने से होती है। आप लगाएंगे इन्हें तो उपलब्धि कहां से होगी? लोग बोलते हैं सुविधा तो आ गई, बहुत सुविधा आ गई, लेकिन लोगों में प्यार नहीं है। भाई जब सारा घर में समय सुविधा इकट्ठा करने में जा रहा है तो सुविधा आ रही है। लोग प्यार से जिए, इसके लिए कौन सा समय लगा रहे हैं आप? जब लगाएंगे तो भी आ जाएगा। लगाना पड़ेगा, समय और श्रम लगाना ही पड़ता है, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। आखिर आप ये 5 दिन का समय निकाल के आए हैं, इतना आसान थोड़ी रहा होगा घर से निकलना। और जो कभी नहीं निकले होंगे उनके लिए तो पहाड़ जैसा लगता है। जैसे दिल्ली में जब हम लोग शिविर शुरू किए और टीचर्स को दिल्ली से हापुड़ लेके आना था, तो उसमें से बहुत से लोगों को लगता था कि पता नहीं हम जिंदा आएंगे कि नहीं आएंगे। क्यों? निकले नहीं थे कंफर्ट जोन से। अपने कंफर्ट जोन से निकले भी तो कहीं टूरिज्म पे गए, वहां बढ़िया होटल में ठहरे और उसके अनुसार खाए। अब यहाँ तो पता चला नहीं, हो तो जंगल में कोई आश्रम जैसी जगह है और वहीं पर रहना है। खाना बढ़िया मिलता है वहां। बहुत सारे दिल्ली वालों को तो हम लोग खाने के भरोसे ही टिकाए। तो सुनील जी, आप तो हापुड़ शिविर किए, 2-3 लोग गए हापुड़ शिविर में। खाना तो अच्छा मिलता है ना, खाना के भरोसे बहुत दिनों तक टिका रहा हो। लोग जाते थे, बोलते थे देखो शिविर कम ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं, खाना बढ़िया मिलता है। हाँ, तो कुल मिलाकर के जो समाधान है, समाधान की यात्रा है, इसके लिए 20 साल 25 साल का समय जो हम शिक्षा में लगाते हैं वो कम नहीं है। अब समाधान किन किन क्षेत्रों में चाहिए उसकी चर्चा करते हैं। जी जी वो साथ ही आएगा। आहार संतुलन हो गया तो बाकी दोनों हो जाता है। तो देखिए समाधान जो है ये स्वयं के क्षेत्र में, संबंध के क्षेत्र में और अस्तित्व के लिए यही समाधान है। स्वयं में व्यवस्था को समझना, संबंध आएगा तो संबंध में पहला आएगा परिवार। तो परिवार में व्यवस्था को समझना। दूसरा आता है समाज, ये भी संबंध का ही फैलाव है। समाज में व्यवस्था को समझना। तीसरा आता है प्रकृति के साथ हमारा संबंध है, तो प्रकृति में व्यवस्था को समझना। और फिर अस्तित्व में व्यवस्था को समझना, यही समाधान है। यानी इतने क्षेत्रों में क्या क्यों कैसे का उत्तर ही समाधान है। इसका उत्तर हो गया, ठीक से हो गया, तो उस समाधान के साथ हम बने रहते हैं। उसी को बोला स्वीकृति के भाव के साथ बने रहते हैं। तो मेरे लिए हर समस्या मेरे लिए अवसर है। फिर समस्या मेरे लिए समस्या नहीं है, समस्या मेरे लिए अवसर है, मेरे चेक के लिए कि मेरे पास समाधान है या नहीं है। अगर समाधान है तो हर समस्या मेरे लिए अवसर है। मैं समस्या से परेशान नहीं होता, क्यों? क्योंकि समाधान है। हाँ जी मुस्कान। अस्तित्व में प्रकृति है। जैसे आप चारों तरफ देखेंगे तो प्रकृति दिख रही है,
लेकिन प्रकृति भी तो किसी चीज में है, वो अस्तित्व बोल रहे हैं, एग्जिस्टेंस। वो भी समझना पड़ता है, क्योंकि प्रकृति में क्रिया है। मानव को देखेंगे, मैं स्वयं को देखूंगा तो मैं, जैसे सुबेरे चर्चा हुई कि शरीर और मन, तो शरीर भी क्रिया है, मन भी क्रिया है। संबंध को देखने जाएंगे तो मानव और मानव के बीच में संबंध, तो एक मानव दूसरा मानव, ये स्वयं में क्रिया, ये स्वयं में क्रिया, इनके बीच में संबंध, संबंध भी एक क्रिया ही है। मूल्य, संबंध में मूल्य होते हैं, मूल्य भी क्रिया है, उसको भी समझना पड़ता है। फिर प्रकृति को देखने गए तो प्रकृति की सभी इकाइयां स्वयं में क्रिया है और मानव भी क्रिया है, तो प्रकृति की क्रिया, मानव क्रिया, दोनों के बीच में संबंध है, वो भी क्रिया है, उस क्रिया को समझना पड़ता है। इसको बोला व्यवस्था को समझना। अब अस्तित्व में ही सारी क्रियाएं हैं, उस अस्तित्व को भी समझना पड़ता है, जिसमें होने से सारी क्रियाएं हैं। इतना छोटा सा काम है समझने का, बहुत बड़ा काम नहीं है। थोड़ा समय लगेगा, कितना लगेगा ये आपकी तीव्रता पर निर्भर करता है। आपकी तीव्रता ज्यादा है तो जल्दी समझेंगे, तीव्रता कम है तो देर लगेगा। पीड़ा ज्यादा है तो जल्दी राहत मिलेगी, पीड़ा ही कम है अभी तो पहले पीड़ा बढ़ाया जाए, पीड़ा बढ़ाओ कार्यक्रम। तो बहुत सारे लोगों का शिविर में पीड़ा बढ़ जाता है, वो भी पात्रता बढ़ाने के लिए है, पीड़ा बढ़ाओ कार्यक्रम। कितना समय लगता है आप पे निर्भर है। जैसे हम लोग कहते थे, जब अमरकंटक मिलने के लिए जाते थे तो नागराज जी से कहते थे कि आपके पास आते हैं, बातचीत करते हैं तो हमको लगता है ये तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, समझने लायक है, जीने लायक है, पूरा इसी में लगा देना चाहिए। लेकिन जब घर चले जाते हैं तो वहां पर फिर हमारा ध्यान इस पे कम रहता है। तो उन्होंने कहा, देखिए सारा खेल कल्पनाशीलता का है। यहां जब रहते हैं तो आपकी पूरी कल्पनाशीलता इसी में चलती है। जब घर चले जाते हैं तो वहां तो इस शिविर के अलावा बहुत सारे और शिविर चल रहे हैं, बहुत सारे और शिविर चल रहे हैं, तो आपका जहां मन लगेगा उसमें आप चले जाते हैं, घुस जाते हैं। तो इसलिए कुल मिलाकर के मन लगाने का ही काम है, ध्यान लगाने का ही काम है। जितना जितना ध्यान लगेगा, मन लगेगा, उतनी जल्दी समझ में आता है, उतनी जल्दी उपलब्धि होती है। मेरी जरूरत है तो मेरा ध्यान लगता है, मेरी जरूरत नहीं है तो ध्यान नहीं लगता। मुझे अपने लिए समझना है तो ध्यान लगेगा, मुझे दूसरों को समझाने के लिए समझना है, ध्यान लगता नहीं है। क्योंकि जैसे ही कोई दो लाइन हम सुनते हैं तुरंत हमारे ध्यान में आ जाता है, अच्छा इसको हम बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, हो गया, लोप हो गया, खत्म कहानी। तो पहला काम है स्वयं को पार लगाया जाए, स्वयं का पार लगाया जाए। और जिसके बारे में हम ज्यादा सोच रहे हैं उसको भी लाके बिठाइए, वो भी स्वयं का पार लगाए। तो सुनने की बैठक में देखिए, अगर हम समझने की बैठक में बैठे हुए हैं तो हम समझते हैं। मैं अपने ऊपर भी यही लागू किया था कि मैं समझने की बैठक में जब जब बैठा तो मैं समझ गया ज्यादा, जब जब मैं समझाने की बैठक में बैठा तो मुझे उतनी उपलब्धि नहीं हुई। क्योंकि सुनते हैं तो मन में कुछ टिकता है, मन में टिकता है, उस पे हमारी कल्पनाशीलता दौड़ती है, मनन होता है, उस मनन से हमको कुछ चीजें एब्जॉर्ब होती हैं, पचती हैं। अब मन में टिका ही नहीं, मैं कान से सुना, अब कान भी डिजाइन देख लीजिए, दोनों कान एक सीध में, निकल गया बेचारा। तो समझ तो कान से सुनना नहीं होता है ना, सुनना तो ध्यान और कान के समन्वय से होता है, ध्यान ही नहीं है। ध्यान तो किसी को समझाने के चक्कर में पड़ा हुआ है, ठीक है मैं अब चलता हूं, अब समझाऊंगा, मुझे ये पता चल गया है, मामला बिगड़ जाता है। हाँ हाँ, एक ही शिविर चलेगा, समझाने वाला शिविर बाद में करेंगे, ये समझने वाला शिविर है।
जिसके दोनों चलते हैं उसको कोई शिविर चल नहीं पाता। तो लोग पूछते हैं कितने शिविर के बाद ये समझ में आ जाएगा। तो बार बार शिविर में जाते रहिए। शिविर में जाने से समझ में नहीं आएगा, शिविर आप में जाने से समझ में आएगा। आप कितने शिविर में गए ये मुद्दा नहीं है, शिविर कितना आप में गया ये मुद्दा है, उससे समझ होती है। बताइए, आज प्रश्न नहीं कर रहे हैं कोई? हाँ, यहां लिख दिया ना प्रश्न मुक्ति। हाँ जी, देखिए माइक दीजिए, आवाज पूरी आए यहां तक। एक्चुअली आप लोग बहुत पीछे तक बैठे भी हैं, आगे सब खाली है। भैया मैं पूछ रहा था कि जैसे अभी आपने बताया कि आहार में संतुलन, तो वो तो ठीक है, लेकिन क्या हमें ना उनसे खुशी प्राप्त करनी चाहिए? क्या वो सही है उनमें उनसे खुशी लेना? किससे? सुविधाओं, मतलब उन सुविधाओं से खुशी लेना, जरूरतों से। अब तक आप कहाँ थे? अब तक यही था, लेकिन वो अभी समझ में आया कि मतलब सुविधाओं में सुख नहीं है। सुख है तो अरे आप गद्दे पे बैठे हैं तो आपको आराम मिल रहा है ना। हाँ, मान लिया गद्दा हटा के बोले फर्श पे बैठो, तो आपको तो थोड़ा दुख होगा। तो गद्दा लगा दिया तो थोड़े सुखी हो ही गए। सुख है, सुविधा में सुख है, लेकिन वो मोमेंट्री है, क्षणिक है, उतने से हमारा चलता नहीं है। तो फिर वो जिन सुविधाओं से ज़्यादा सुख मिलता है, फिर हम तो उनकी तरफ चले जाएंगे। जैसे कोई एक सुविधा बताइए जिससे ज्यादा सुख मिलता है। जैसे खाने में हो गया कि है ना, कड़वा आहार भी हमारे लिए उतने ही जरूरी है जितना मीठा है, लेकिन हमें कड़वे में उतना सुख नहीं मिलता है जितना मीठे में मिलता है। तो उस तरह हम मीठे की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं। हाँ, जबकि सुख न कड़वे से मिलता है न मीठे से मिलता है, सुख शरीर के स्वस्थ रहने से मिलता है। तो वहाँ से मतलब ये समझ कब आएगी? तो जब वहाँ से समझ आ जाएगी। नहीं, तो वहाँ से हम सुख अगर हमें मिल रहा होता है तो वो सही है या गलत? नहीं, जैसे समझ क्या है, समझ अगर हो गई है तो समझ ये हो गया है कि खट्टा मीठा चरपरा कड़वा तिक्त कसाय, ये छह रस में संतुलन होना चाहिए। मीठा खाने में अच्छा लग सकता, अच्छा होना और अच्छा लगना ये दो चीजें हैं। अच्छा होना, अच्छा लगना, तो अगर अच्छे लगने को हमने अच्छा होना मान लिया है तो मेरी समझ का फेर है, ये माइंडसेट का गड़बड़ी है। करेला, अगर किसी को शुगर है तो उसके लिए करेला अच्छा है नहीं, अच्छा लगेगा नहीं, लेकिन अच्छा है। और अगर किसी को शुगर हुआ है तो उसके लिए मिठाई अच्छा लगेगी लेकिन अच्छी है नहीं। तो इसका मतलब है कि अभी हमें करेले अच्छा नहीं लगता है तो हम गलत जा रहे हैं। नहीं, करेला आप मत खाना। आपको कोई डायबिटीज है क्या? आप मत खाइए करेला। नहीं, करेला यानी कड़वी चीज़ें अगर हम अच्छी नहीं लगती है तो इसका मतलब हम गलत जा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे उसकी ज़रूरत। बिल्कुल, तो आहार को समझना पड़ेगा, मानवीय आहार को भी समझना पड़ेगा। उसका अलग से शिविर होता है आहार पे। अभी यहीं कोई बहन बैठी थी जो अभी कहीं शिविर की है आहार पे, उस पे भी अलग शिविर होते हैं, उसको किया जाए कि आहार क्या चीज है। नहीं, ये तो पहले आहार तो ठीक है, तो आहार क्या चीज है, तो पहले प्रश्न आएगा क्या के पहले हमेशा, कल भी मैं बोला था, क्या के पहले हमेशा क्यों का प्रश्न लगाइए। आहार क्यों? जरूरत, स्वास्थ्य सही शरीर को जिंदा रखने के लिए, और उसके रिपेयर मेंटेनेंस, मतलब वही ऊर्जा मिले, रिपेयर मेंटेनेंस और शरीर को जिंदा रखने के लिए आहार की आवश्यकता है। अब अगर उसमें संतुलन के लिए खट्टा मीठा चरपरा कड़ुआ तिक्त कसाय छह रस चाहिए तो आपको लेना होगा, आप ले लेंगे, फिर उसमें सुख कहां ढूंढ रहे हैं आप। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि आहार क्यों, आपको लग रहा है आहार तो मजे लेने के लिए है, चलो यार ये खा के आते हैं मजा आ जाएगा, चलो वहां खा के आते हैं मजा आ जाएगा। दिल्ली में लोग 40-50 किलोमीटर मुरथल जाते हैं पराठा खाने। आप सुने होंगे आप लोग, मुरथल एक जगह हरियाणा में, वहां पराठा खाने जाते हैं और पार्टियां करते हैं, और हर हफ्ते
कुछ युवा मर ही जाते हैं रोड पे वहां, क्योंकि वो ग्रुप बना के जाते हैं गाड़ियों में, बाइक से या कार से, और वो हाईवे है और वो मस्ती में जाते हैं पराठा खाने के लिए, मस्ती में गाड़ी चलाते हैं और मस्ती में चल देते हैं। तो क्या पता चल गया, मजे के लिए गए, खाने से मजा आ जाएगा। तो अगर खाने से मजा आ जाएगा तो आपको जिसमें मजा आएगा वो खाएंगे। अभी आपको ये पता चल रहा है कि खाना मजे के लिए होता ही नहीं है, वो तो शरीर के स्वास्थ्य के लिए होता है। और दुनिया में सबसे अच्छा खाना कौन सा होता है? जो हमारे अपने घर में बना आसपास के हुआ, होता है। अपने घर में बना हुआ। और दुनिया का हर किचन यूनिक होता है। आपके घर की सब्जी, अगर आलू गोभी की सब्जी आपके घर में बन रही है, मेरे घर में बन रही है, वही कंपनी का मसाला आपके घर में भी गया है, वही कंपनी का मसाला हल्दी मेरे घर में भी आया है, उसी कंपनी का तेल आपके घर में भी गया है, मेरे घर में भी आया है, उसी जगह से आलू और गोभी आप भी खरीद के लाए, हम भी खरीद के लाए हैं। लेकिन जब सब्जी बन के तैयार होगी तो मेरे घर की सब्जी आपके घर की सब्जी में अंतर होगा स्वाद में। ये जांच के देख लीजिए, टेस्टेड है ये। क्यों? क्योंकि आपका बर्तन कितना मोटा पतला है, आप कितने टेम्परेचर पे पकाते हो, आप कितना बार उसको चलाते हो, इसी पे उसके स्वाद में अंतर आ जाता है। तो दुनिया का हर किचन यूनिक है। हाँ, भाव का पड़ता है, तो दुनिया का हर किचन यूनिक है। तो वो सबसे अच्छा खाना है। अब उसको छोड़ छोड़ के हम भाग रहे हैं, तो भागते रहिए। तो भैया जब भी हमें पता नहीं होता कोई काम हम क्यों कर रहे हैं, और अगर उससे हैप्पीनेस मिल रही है हमें, तो वो गलत, मतलब वो सही नहीं है। नहीं, हैप्पीनेस मिल रही है और हम कर रहे हैं तो एक हिसाब से ठीक ही कर रहे हैं। लेकिन अगर एक समय में हमको ये पता चल जाता है कि हमको हैप्पीनेस कितनी चाहिए, हमको हैप्पीनेस कितनी चाहिए? परमानेंट वाली, निरंतर। और जो कर रहे हैं जिसमें हमको हैप्पीनेस मिल रहा है वो परमानेंट है ही नहीं, तो कितना भी कर ले वो परमानेंट होगा ही नहीं। तो क्यों उसमें ऊर्जा व्यय करना, क्यों उसमें समय बर्बाद करना? ये सवाल है, ये इसका उत्तर है। अगर पता ही नहीं है कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, किया जाए। लेकिन पता होने के बाद भी कर रहे हैं, इसका मतलब हमको भरोसा ही नहीं है कि कोई परमानेंट हैप्पीनेस होता है। जैसे अभी चर्चा हुई थी, आपने प्रश्न किया था कि क्यों जो है, जो परंपरा में अच्छी चीजें थी, अच्छी एक परंपरा थी, सारी चीजें थी, वो आगे क्यों बढ़ नहीं पाई, क्यों मल्टीप्लाई नहीं हो पाई, क्यों उसमें और लोग नहीं अपना आगे बढ़े? तो ये लगा कि ये भरोसा नहीं है कि आगे हो जाएगा। तो वैसे ही अगर हमको पता है कि जो क्षणिक सुख वाली चीजें हैं उनको हम कितना भी वैरायटी में, क्वांटिटी में चले जाएं, उससे परमानेंट निरंतर हैप्पीनेस, कॉन्टिन्यूअस हैप्पीनेस नहीं होगा। फिर भी हम कर वही रहे हैं, इसका मतलब हमको भरोसा नहीं है कि ज्ञान संपन्नता से, समझ संपन्नता से, समाधान होने से हमको कोई परमानेंट हैप्पीनेस मिल जाएगा। ये हमको भरोसा नहीं है। इसलिए जो मोमेंट्री हैप्पीनेस वाली चीजें हैं, अब लगता क्या यार ये भी छूट जाएगा, वो मिलेगा नहीं, क्या करें, अब क्या करें? तो आप वही करिए जो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई एक ही शरीर यात्रा की बात थोड़ी है। हाँ जी, हर्ष। पहले तो क्या आएगा, तो मुझे पता ही नहीं मुझे क्या करना है, तो फिर ये कैसे डिसाइड करूंगा क्यों करना है? तो पहले पता है, जैसे खाने को लिया जाए तो पहले जो है क्या खाना है एक प्रश्न बनेगा, लेकिन उसके पहले बनाइए क्यों खाना है। ऐसे मैं ड्रीम सेट करूंगा कोई अपना, हाँ, तो सबसे पहले ये तो करूंगा तो ये थोड़ा ना सोचूंगा क्या करना है, पहले ये तो सोचूंगा क्यों करना है। मैं ये थोड़ा ना सोचूंगा क्यों। जैसे कोई ड्रीम एक बताइए, मान लीजिए वो आपका नहीं है, बताइए। डॉक्टर। डॉक्टर बनना है, क्यों बनना है? पहले यही प्रश्न आएगा। तो पहले ये तो जब तक क्या क्लियर नहीं होगा ये तो पता नहीं चलेगा मुझे डॉक्टर बनना है। नहीं, आप जैसे ड्रीम सेट कर रहे हैं कि आपको डॉक्टर बनना है, तो पहले ये प्रश्न आ सकता है कि नहीं कि क्यों बनना है डॉक्टर? आ सकता है कि नहीं? पर जब पता ही नहीं होगा मुझे क्या बनना है तो कैसे डिसाइड करेंगे? हाँ, मतलब आप पिक नहीं कर पा रहे हैं कि क्या क्या चीजें हैं, उनमें से कौन सा पिक करना है। ठीक है, ये कह रहे हैं ना। जैसे एक स्कूल में ऐसे ही 6ठी 7वीं के बच्चे दिल्ली के स्कूल में थे, तो उनसे हम लोगों ने जब हैप्पीनेस का ट्रायल कर रहे थे तो उनसे पूछा कि आप अपना नाम बताइए, कहाँ रहते हैं ये बताइए, और आप पढ़ने क्यों आए हैं, पढ़ लिख करके क्या करना चाहते हैं वो बताइए। तो सभी बच्चों ने बताया, कोई बताया डॉक्टर बनना है, कोई इंजीनियर बनना है, कोई पुलिस में जाना है, कुछ बोले एक्टर बनना है,
कुछ बोले कि मिलिट्री में, सेना में जाना है, कुछ ने कहा बिजनेस करना है, कुछ ने कहा हमको पेंटिंग करना है। ये सब बच्चे बताते चले गए। तो अभी तो क्या ही बताए वो, जैसा आप कह रहे हैं। फिर मेरा प्रश्न आया, एक एक व्यक्ति से, एक एक बच्चे से मैंने पूछा, जैसे जिसने कहा कि मुझे सेना में जाना है, तो हमने कहा बेटा आपको सेना में क्यों जाना है? तो इससे पहले तो क्या आएगा जब भी? क्या तो बता दिया ना कि सेना में जाना है। अब मैं पूछ रहा हूं क्यों जाना है, क्योंकि क्यों नहीं लगाएंगे तो प्रयोजन नहीं पता है। भले क्या पहले आ जाए, लेकिन फिर उस क्या पर भी क्यों लगाइए। अब सही हो गया? हाँ, क्या पर भी क्यों लगाइए। तो उस बच्चे ने कहा, बहुत उत्तर दिया कि मुझे सारी समस्या का जड़ पाकिस्तान है, इसको निपटा देना है, इसलिए मुझे सेना में जाना। ईमानदारी से उसने उत्तर दिया, कोई गलत उत्तर थोड़ी दिया। उसको जो समस्या लग रही थी उसके समाधान के लिए उसने कहा। हमने कहा फिर निपटा के क्या करोगे? बोले बस फिर शांति हो जाएगी। हमने कहा फिर जब उसको निपटाओगे उसके बाद फिर कोई देश होगा कि नहीं होगा? बोले होगा। हमने कहा फिर वो भी गड़बड़ कर सकता है कि नहीं? बोले करेगा। बोले फिर क्या करेंगे? बोला उसको भी निपटा देंगे। मतलब ये घटी हुई घटना बता रहे हैं। तो क्यों स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। भले क्या आपका पहले आ जाए, लेकिन तुरंत क्यों लगाइए? क्योंकि प्रयोजन अगर नहीं पता है ना, क्यों का मतलब पर्पज, पर्पज नहीं पता है तो वाट से केवल हो नहीं पाएगा। डॉक्टर क्यों बनना है? हाँ, ये अच्छा प्रयोजन है, नहीं तो बाकी तो सभी डॉक्टर क्यों बनते हैं सबको पता है, क्योंकि उसमें ज्यादा कमाई है इसलिए बनना है। हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर, वो बोलते हैं कि ये ऐसा पैसा है कि बाकी के पैसे में तो आप मतलब जो भी सामने ग्राहक आया है वो आपका माल पसंद नहीं है तो जा सकता है, डॉक्टरी पैसे में तो ऑप्शन ही नहीं है। आपने अगर कह दिया कि आपका मरीज जो है ये बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन में है और इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, 5 लाख रुपए लगेगा अगर जिंदगी बचानी है, तो वो अपना खेत बाड़ी ज्वेलरी बेच करके भी आएगा 5 लाख रुपए लेके। बाकी में तो अवॉइड कर देगा, इसमें अवॉइड नहीं करता। इसलिए अगर डॉक्टर ठीक दिमाग वाले लोग नहीं हुए तो ये तो बहुत बड़े शोषण में लेकर के लोगों को जाएंगे, और जा ही रहे हैं। और अभी जो प्रोफेशनल एथिक्स के पेपर चल रहे हैं, शुरू हो गए हैं जगह जगह, इंजीनियरिंग में शुरू हो गए, मेडिकल में भी कहीं कहीं शुरू करा दिए हैं, इसीलिए शुरू, एम्स में भी शुरू हो गया है। अभी दिल्ली एम्स में मेरा डॉक्टरों के बीच में हुआ, 5 डॉक्टर बैठे थे, केवल 5 डॉक्टर आए थे। ये सब बातें हुई तो बोलते हैं तो डॉक्टरी पैसे में बहुत जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर तो आदमी को आदमी मानता ही नहीं है, वो तो शरीर ही मानता है और अपना वो कस्टमर मानता है शरीर को ही। उसके लिए उत्पादन वही है कि कैसे, मतलब सभी ऐसे नहीं है, मैं जब कह रहा हूं तो केवल जो एक ज्यादा लोग कर रहे हैं उसको कह रहा हूं। कुछ लोग अच्छा कर रहे हैं, इसके नाते ही धरती बची हुई है। आप सोचिए सब लोग अच्छा करने लगे तो क्या होगा? वही होगा, भूमि स्वर्गता में आतु मनुष्यो यातु देवताम, धर्म सफलता में आतु नित्यम यातु शुभोदयम। तो कुल मिलाकर के, हाँ जी भैया, सुबह नहीं कल आपने बताया था कि आपने 6 महीने का छोटी में शिविर किया था। उस शिविर के बाद आपके आचरण में जो परिवर्तन आया उसको देख के आपकी पत्नी ने भी शिविर किया था, पहला शिविर। फिर उसके बाद दिन में बात चल रही थी, तब आपने बताया था कि अगर कोई एक पर्सन भी शिविर में जा रहा है या कोई एक भी समझ रहा है तो वो चीज़ें परिवार में लाके समझानी पड़ेगी, तब जाके मतलब सामान्यकरण होगा चीज़ों का। और अभी जब वापस बात चल रही थी तो आपने बताया कि सुनाने के लिए नहीं सुनना है, समझने के लिए सुनना है। तो वो मतलब एक और मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जब पहले नाथद्वारा वाला शिविर किया उसके बाद से ही हमेशा मतलब घर पे कभी भी कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ, घर पे मम्मी से, पापा से या किसी भैया से, किसी से भी कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ इससे रिलेटेड कि क्या समझा क्या नहीं समझा। तो मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि डिस्कशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें दोनों ही चीजें हैं। पहला तो यह है कि जो चीजें हमको समझ में आई हैं उनमें से 2-4 चीजें हमारे आचरण में आ पा रही हैं कि नहीं आ पा रही हैं। आ रही हैं तो मतलब मेरा भरोसा उस पर है,
उतने की बात किया जाए, उतना सामने वाला मूल्यांकन भी कर लेगा। अगर हमको लगता है कि नहीं, जितनी बातें मैंने सुनी हैं अभी मेरे लिए ही वो लागू नहीं हो पाएंगी, तो फिर चर्चा करके कोई फायदा नहीं है, क्यों फिर आपको बाद में अपमान झेलना पड़ेगा। तो पहला काम तो आचरण में लाने का अपनी ही करना योग्यता है। को बढ़ाना। हाँ। योग्यता का मतलब समझ में और आचरण में चीजें आना। क्योंकि वही सुबह भी चर्चा हुई थी कि जब आप चौखट के अंदर जाते हैं, चौखट के बाहर तो आपका भाषण काम करता, मैं यहाँ दिन भर बहुत अच्छा बोलता हूँ, बोल सकता हूँ, और खूब वाहवाही हो सकती है, खूब तालियां आप बजा ही रहे हैं, बज सकती है, ठीक है। इसके बाद थोड़ी आप हमको जानते हैं कि हम क्या करते हैं, इसलिए मेरा यहाँ सब छुप जाएगा अगर मैं कुछ गलत भी करता हूँगा तो, क्योंकि बोल तो अच्छा रहा हूँ, अभी आपसे तो बोलने का ही संबंध है। लेकिन घर के अंदर जब चौखट के अंदर घुसते हैं तो वहां बोलने का ही संबंध नहीं है, वहां बोलना कम पड़ता है, जीना ज्यादा पड़ता है। इसीलिए घर का अगर आप पे अच्छे आदमी का ठप्पा लग गया है तो वो ठप्पा कहीं भी चलेगा, असली ठप्पा होता है वो। लेकिन बाहर से ठप्पे लगवा लगवा के आप घर में लेके जाएंगे, वो सब नकली है, फेक करेंसी है नहीं चलेगा। तो घर के अंदर जब आप बात कर रहे होते हैं तो बहुत पारदर्शिता चाहिए। आप अपने भाव और विचार में कितना है स्थिर, आपके आचरण में क्या चीजें हैं, उतनी चर्चा घर में कर सकते हैं। नहीं तो घर वालों को भी शिविर साथ में कराइए, फिर दोनों साथ बैठ के चर्चा करिए। फिर अगर आपसे कुछ गलती भी हो जाएगी तो जो सामने वाला है उसको लगेगा भाई समझ के रास्ते में है, गलती हो सकती है। लेकिन अगर अगले ने शिविर नहीं किया है, आप केवल किए हैं और आपसे गलती होती तो बोलते अच्छा यही सीख के आई थी, मैं बोल रहा था ना इसमें कुछ नहीं है। इसलिए ये पारिवारिक कार्यक्रम है, साथ में शिविर करना, फिर साथ में जाके चर्चा करना, तब चर्चा हो सकती है। नहीं तो आप अपनी क्षमता बढ़ाइए। आपको कोई अगर डिफेम भी कर दिया तो आपको झेलने की ताकत होनी चाहिए। आपको अगर किसी ने कहा कि नहीं आप जो बोल रहे हो ये ठीक नहीं है, कहां से सुन के आए हो, और आप इसको जी के दिखाओ, तो आप ऐसा चैलेंज भी ले सके। या आपको लगे कि नहीं मेरे समझ में जो चीज कही गई थी उसके अलावा कुछ और आ गई है, ऐसा आप स्वीकार भी सके, फिर कह भी सके हाँ मुझसे कुछ गलती हो गई है लगता है समझने में। अगर ये भी आपके अंदर पारदर्शिता है तो भी आप संवाद करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये पारदर्शिता भी नहीं रखेंगे तो अभी संवाद करने से दिक्कत खड़ी होगी। कुछ लोग कहेंगे ये ऐसे ही करती है, ऐसे ही करता है, फालतू है, ऐसा ही करेगा, पता नहीं कहाँ जीवन विद्या के चक्कर में पड़ गई। फिर क्या बोलेंगे, कुछ लग रहा है इसका कुछ वहाँ ढीला हो गया, ये तो घर से ठीक ठाक गई थी तो बहुत सारी चीजें होंगी। हम लोग उस सब स्टेज से निकल के आगे आ गए हैं, आप उस स्टेज में जा रहे हैं, आप भी आगे निकल जाइए। तो जरूरी है, स्पष्टता जरूरी है। तो अपनी स्पष्टता के लिए ज्यादा देखिए, जितना मेरा अधूरापन रहेगा वो मेरे ही काम नहीं आएगा, दूसरे का काम तो छोड़ दीजिए। दूसरे से क्या बात करना है, क्या नहीं करना है, समझाना है कि नहीं समझाना है, वो छोड़ दीजिए। मेरा अधूरापन मुझे ही जीने में बाधा पैदा करेगा। इसलिए अपने को पूरा किया जाए, अपनी स्थिति को मजबूत बनाया जाए। और यहां स्कोप ही स्कोप है, कोई कंपटीशन है ही नहीं। सब लोग समझदार जिम्मेदार हो जाएं, सब खुश हो जाएंगे। समझदारी जिम्मेदारी में आपका पूरा परिवार समझदार जिम्मेदार हो जाए, जैसे मैं सोचता हूं मेरा पूरा परिवार समझदार जिम्मेदार हो जाए, मैं कितना खुश हो जाऊंगा। क्यों? क्लेश ही नहीं होगा। फिर मुझे एफर्ट लगाना ही नहीं पड़ेगा, बार बार जो क्लेश होता नहीं होगा। वो कल्पना कर सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के मेरे अंदर अगर अधूरापन है तो मैं अधूरेपन के साथ क्या बात रखूंगा, क्या समझाऊंगा, दुनिया के सामने क्या प्रस्ताव रखूंगा। इसलिए अपने अधूरेपन को पूरा किया जाए, समझ में लगाया जाए। और आप लोग तो ऐसे आयु वर्ग में हैं, हमसे पहले आपको बहुत सारा कंटेंट उपलब्ध हो रहा है। मुझे तो लेट हुआ था, 32 साल 33 साल में मिला। लेकिन साथ साथ जो आप जो यूथ हैं,
तो आपके ऊपर अब एक रोजगार का भी दबाव आएगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी का दबाव आएगा, शादी विवाह का समय आएगा, उसमें अपना साथी चुनने की स्वतंत्रता, कहीं कहीं स्वतंत्रता है, कहीं नहीं है। फिर जो साथी मिलेगा मेरे द्वारा चुना हुआ या परिजनों के द्वारा चुना हुआ, फिर वो साथी कैसा होगा। पता चला कि हम बता रहे हैं कि सुविधा में सुख नहीं है और वो बता रहा जितना ज्यादा सुविधा रखो उतना ही सुख है। तुम्हें कहां से पढ़ के आई हो कि सुविधा में सुख नहीं है। तो ये कैसे होगा, वो कैसे हैंडल होगा। इसलिए आप बहुत क्रिटिकल समय में है, इसलिए अपनी समझदारी को ज्यादा ठीक करना। हाँ जी, जैसे भैया अभी सुबह अपन मतलब चर्चा कर रहे थे कि है ना अभी सभी मानव युद्ध के अंदर फंसे हुए हैं, सब आपस में युद्ध कर रहे हैं। तो अभी जैसे कंपटीशन एग्जाम होते हैं तो उसमें भी सब आपस में युद्ध ही कर रहे होते हैं, एक दूसरे को हराने की, फर्स्ट रैंक पे आने की, आगे बढ़ने की, वो भी आपस में युद्ध ही होता है। तो अगर वो नहीं होगा तो फिर पता कैसे चलेगा कि उस आगे जिससे जॉब मिलती है तो उसके लिए कैपेबल कौन है। नहीं, कंपटीशन में आप अपने पास होने के लिए जाते हैं, किसी को हराने जाते हैं क्या? अभी तो कंपटीशन मतलब मैं तो ऐसा नहीं देखा हूं, आप खुद को पास होने जाते हैं वहां। अगर ये दृष्टि है कि दूसरे को हराना है तो ये तो दृष्टि खराब है फिर कंपटीशन की। कंपटीशन एग्जाम में अभी पास होना यानी भी क्या, ज़्यादा मार्क्स लाना जी। सबसे कि है ना, बहुत सारे बड़े बड़े कॉलेज में होता है कि परसेंटाइल लाने के लिए, वहाँ पे फिर मार्क्स नहीं देखते, परसेंटाइल कि आप कितने आगे जा रहे हो, कितने बच्चों को पीछे छोड़ के आप कौन सी पोजीशन पे आ रहे हो। वहाँ पे आपका परसेंटाइल क्या है ये मुद्दा है, आपके पीछे कितने लोग हैं इसका तो कोई मुद्दा नहीं है। तो ये भी तो एक तरह से युद्ध ही है ना, या इसको क्या कहेंगे। हाँ, तो वही ना है। अभी क्या है, नौकरी, जॉब, व्यवसाय, ये सब चीजों को बहुत सारा रीसेटल होगा। नौकरी किसको कहते हैं, ठीक है, नौकरी पाने के लिए क्या तरीका होगा, नौकरी क्या चीज होती है, नौकरी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये सब बहुत सारे प्रश्न आएंगे। नौकरी के लिए हमको कहाँ जाना है, घर बार छोड़ना है, देश छोड़ना है, अपना राज्य छोड़ना है, अपनी जगह छोड़नी है, अपनी मिट्टी छोड़नी है, ठीक है, या उत्पादन करना है, अपने जहाँ है वहीं पर रोजगार की उत्पन्न करना है, रोजगार देने वाला बनना है कि रोजगार पाने वाला बनना है, ये बहुत सारे प्रश्न हैं। इसीलिए हम लोग जब इंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम दिल्ली में लेकर के आए तो लोगों ने पूछा इसकी क्या जरूरत है, वो भी 8वीं के बच्चे 9वीं के बच्चे को। 8वीं तक हैप्पीनेस करिकुलम है, 9वीं से एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम है, EMC। तो बोले इसकी क्या जरूरत पड़ गई। तो जब सर्वे हुआ दिल्ली के अंदर तो 12th के बाद हर साल 2 लाख बच्चे वहां 12th पास करते हैं। ये एक राज्य की बात कर रहे हैं, आप अपने राज्य का आंकड़ा निकाल लीजिएगा। हर साल 2 लाख बच्चे 12th पास करते हैं, उसमें से केवल 12,000 हायर एजुकेशन में जाते हैं, कॉलेज में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, अन्य जगहों पे। 2 लाख में से 12,000, बाकी 1,88,000 बच्चे आगे की पढ़ाई नहीं करते। मतलब फिर या तो वो ITI में गए, अन्य चीजों में गए, डिप्लोमा, हायर एजुकेशन में नहीं जाते। अभी भी जो रमसा है, राष्ट्रीय रमसा नहीं, रूसा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान उसको नाम देते हैं, उसका डेटा निकाल के देखिए, 23% बच्चे ही हायर एजुकेशन में एडमिशन ले सकते हैं। इतना ही हमारे पास इंतजाम है 12th करने के बाद। 12th करने के बाद केवल 23% बच्चे ही हायर एजुकेशन में जा सकते हैं, उससे ज्यादा का हमारे पास जुगाड़ ही नहीं है, चाहे तो भी हम नहीं पढ़ा सकते। तो बाकी जो 77% बच्चे हैं 12th के बाद आगे की पढ़ाई नहीं करते। फिर वो क्या करते हैं, फिर वो अपने किसी स्वरोजगार में लगते हैं, या तो इस स्टेज वाली नौकरी ढूंढते हैं, नहीं तो किसी स्वरोजगार में लगते हैं। और किसी स्वरोजगार में लगते हैं तो उसमें ज्यादातर बच्चे अनस्किल्ड लग जाते हैं जाके स्वरोजगार में। उनका कोई एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट नहीं होता, उनका नौकरी वाला ही माइंडसेट होता है। इसलिए ऐसा वहां पर लाया गया। इसके पीछे विचार आया कि अगर 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में 4 साल हम बच्चे के माइंडसेट पे ही काम कर दिए, उनका माइंडसेट ही उद्यमी वाला हो जाए, एंटरप्रेन्योर वाला हो जाए,
उसके बाद जब वो 12वीं के बाद नहीं भी आगे पढ़ेंगे तो जिस भी रोजगार में वो जाएंगे वो बढ़िया करेंगे, क्योंकि उनका माइंडसेट 4 साल में ऐसा तैयार किया गया। और अभी वहां स्कूलों में बहुत सारे बच्चे, दिल्ली में आप सुनते होंगे टीवी विज्ञापन में भी, बहुत सारे बच्चे स्टार्टअप 12th में आते आते स्टार्टअप कर रहे हैं। तो अभी जो आप कह रहे हैं कि नौकरी में अगर कंपटीशन है तो वहां कंपटीशन हमको करना ही पड़ेगा, वो लेकिन वो युद्ध नहीं है, वो हमको केवल आगे लाना है, बस इतना ही है। हम किसी को धक्का नहीं मार रहे हैं। किसी को धक्का मार के आगे आना यही तो बेईमानी है, यही तो करप्शन कहा जाता है। भाई मेरे अंदर योग्यता थी लेकिन मुझसे कम योग्य जो था वो पा गया किसी सेटिंग से, तो वही तो करप्शन है। लेकिन अगर हम योग्य हैं और हम आगे जा रहे हैं तो हम किसी को धक्का थोड़ी मार रहे हैं। ये माइंडसेट ठीक नहीं है कि हम किसी को धक्का मार रहे हैं। और भैया जैसे दूसरा क्वेश्चन मेरा था कि अभी हम मतलब अब अपने स्टडी पूरी होने के बाद हम जॉब के लिए देखते हैं, तो अब मेरा ऐसा में हो गया है कि मतलब कौन सी जॉब करूँ, मन ही नहीं रहा है कोई सी जॉब करने का ही, क्योंकि जिस भी फील्ड में देखता हूँ तो हर फील्ड के अंदर मतलब कुछ ऐसा अच्छा नहीं हो रहा है जो मतलब एक मानव को करना चाहिए। मैं कॉमर्स फील्ड में अभी हूँ तो बिजनेस के अंदर जॉब करने की इच्छा ही नहीं रही, सब डेवलपमेंट के लिए अंदर लगे और डेवलपमेंट भी मतलब ओनली सुविधा होगा, तो वहाँ जाने का ही मन नहीं करता है। तो अब आगे फिर अपना पर्पस सेलेक्ट कैसे करें कि अब क्या करें आगे? बिल्कुल, तो सबसे पहले सेट करना होगा कि हर मानव को सुविधा भी चाहिए, हर मानव को सुविधा भी चाहिए, कपड़ा चाहिए, वो तो खाना ही है। चाहिए, चाहिए ही चाहिए। अब वो सुविधा कैसे उपलब्ध होगी? अगर हर चीज से आपका मन हट गया है तो फिर वो सुविधा कैसे उपलब्ध होगी? फिर आप किसी पे निर्भर हो जाएंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं कोई फील्ड तो चुनना ही पड़ेगा। तो उस फील्ड में अगर जॉब करेंगे तो फिर किसी के दबाव में आके वो दूसरा काम भी करना पड़ेगा जो करने का मन नहीं होता है। हाँ, लेकिन अभी ऑप्शन क्या है आपके पास? जब अभी अव्यवस्था है, जैसे मैं भी नौकरी करता हूँ, टीचर हूँ, छुट्टियां जितनी मिलती हैं उतना शिविर करता हूँ, नहीं छुट्टियां मिलती तो मैं शिविर मना कर देता हूँ, नहीं जा पाता हूँ। इस समय चूंकि होली की 2 दिन की छुट्टी थी, 19, 20, 21, 22, 23, 3 दिन छुट्टी ले लिया, 5 दिन हो गया, काम चल जाएगा 3 दिन की छुट्टी लेने से, इसलिए ऐसे टाइम पे रख दिया गया। तो आप किसी भी जॉब में जाएंगे तो अभी आपके पास देखिए क्या है, अगर हमारे घर खेती बाड़ी है, अगर मेरे घर खेती बाड़ी है और अच्छी खेती बाड़ी हो रही है तो हम हो सकता है चयन कर ले कि नहीं हम खेती बाड़ी करेंगे। लेकिन मेरे घर खेती बाड़ी नहीं हो रही है या अच्छी नहीं हो रही है, उससे 2 जून का खाना भी नहीं हो रहा है, तो हमको दूसरा चीज पे आना पड़ेगा, कोई व्यवसाय में आना पड़ेगा। अब व्यवसाय के लिए पूंजी चाहिए, धैर्य चाहिए, अनुकूलता चाहिए। अगर पूंजी है, धैर्य है, अनुकूलता है तो हम कोई व्यवसाय चुन सकते हैं। लेकिन मान लीजिए पूंजी भी नहीं है, धैर्य भी नहीं, अनुकूलता भी नहीं है, तो फिर कोई न कोई नौकरी चाहिए, क्योंकि दाल रोटी तो चाहिए। तो तब तक उस नौकरी को किया जाए, स्वीकार कर लिया जाए। तो फिर तब तक परमानेंट हैप्पीनेस कैसे मिलेगी फिर? हाँ, उसके दिक्कत बाद वहाँ पे आ गई ना कि फिर हमें जो मन नहीं हो रहा वो काम करना पड़ेगा, तो परमानेंट हैप्पीनेस भी नहीं मिल पाएगी तब भैया तक। सन 2000 में मैं नौकरी में आया और सन 2000 से लेकर आज तक नौकरी में मेरे मन का काम नहीं मिला, लेकिन मैं अपना समय निकाल के सारी छुट्टियों का सदुपयोग करके मैं परमानेंट हैप्पीनेस वाले काम में भी लगा हुआ हूँ। लेकिन जिस वक्त आप आपका काम करते हो, जब आप जिस काम को आपका मन नहीं करता तो उस समय आप फिर हैप्पी कैसे होते हो, मतलब खुश कैसे रह पाते हो? देखिए अभी वो भैया कह रहे थे ना, अच्छा अभी कि कहीं कहीं निरासक्त भाव से करना पड़ता है। वहां काम कर रहे हैं और वहां कोई आसक्ति नहीं है आपको, आप कर लीजिए, करके निकल जाइए, अध्ययन में भी लगे रहिए। जिंदगी कितनी है लंबी? अभी तो कम से कम 60-70 साल तो इस धरती पे हैं आप। 10-20 साल ऐसे निकाल लीजिए। 10-20 साल के बाद हो सकता है आपके पास कोई ऐसा इंतजाम हो जाए कि आप उसको क्विट कर दीजिए। लेकिन सर वो मन ही नहीं करता ना अब, कि अब समझ गए हैं उसके बाद वो काम करने का मन ही नहीं कर आप रहा है। करेंगे क्या रोजगार के लिए? आपकी क्या अनुकूलता है? वही तो जानना है कि अब क्या करें उसके लिए ही। वो अब आप ही तय करेंगे ना। जैसे क्या है कि सबकी बीमारी अलग अलग प्रकार की होती है, तो सबका टैबलेट भी अलग अलग प्रकार का होता है। ये जनरलाइज इसका उत्तर नहीं हो सकता है। अगर जनरलाइज उत्तर देखेंगे तो मानव को तो नौकरी स्वीकार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि नौकरी का मतलब परतंत्रता।
मानव को पर नियंत्रण स्वीकार नहीं है। एक भी मानव को, आप में से बताइए, आप में से किसी को शासन स्वीकार है कि आप पे कोई शासन करे? नहीं। बच्चे से लेके बड़े तक? नहीं। हाँ जी, सबको सुनाई दे रहा है? आपके ऊपर कोई शासन करे आपको स्वीकार है? नहीं। लेकिन आपको मौका मिले तो करेंगे। किसके ऊपर करेंगे? जिनको स्वीकार नहीं है। इसलिए नौकरी का मतलब ही पर नियंत्रण, पर अनुशासन, शासन। जी, हाँ, मानवीय व्यवस्था नहीं है, अभी तो शोषण वाली व्यवस्था है। मानवीय व्यवस्था का मतलब है जिसमें मानव का शोषण ना हो। अभी तो सब अव्यवस्था है। जी, अपराध करता कौन है? मानव। अगर मानव समझदार हो गया, वही बात है। जी जी, अच्छा, तो इसको देखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि देखिए, सबसे अच्छी बात क्या है कि अभी जो लोग, जितने नासमझ लोग हैं, बड़े हो गए हैं, वो 10-20 साल में निपट जाएंगे। उसके बाद ये वाली पीढ़ी आएगी, अगर ये वाली पीढ़ी समझदार हो गई तो एक समझदारों की पीढ़ी खड़ी हो जाएगी। फिर पीछे से जो मानव आएंगे उनको ये समझदार करते हुए निकलेंगे, मतलब तब उससे एक मानवीय परंपरा की शुरुआत हो सकती है। तो संभव है, देखिए होना है, क्योंकि धरती पर व्यवस्था दिखती है इसी रूप में। पदार्थ अवस्था व्यवस्थित है, प्राण अवस्था व्यवस्थित है, जीव अवस्था व्यवस्थित है, तो ज्ञान अवस्था भी व्यवस्थित ही होगी, तभी ये है। आज नहीं होगी, 1 लाख साल बाद होगी, व्यवस्थित ही होगी, क्योंकि ये तीनों व्यवस्थित हो चुके हैं। इनके व्यवस्थित होने में कितना साल लगा है? लाखों साल लगा है। इनके व्यवस्थित होने में भी लाखों साल लगा है। इनके व्यवस्थित होने में भी बीज परंपरा बनने में लाखों साल लगा है। इनका वंश परंपरा बनने में लाखों साल लगा है। तो मानव का ज्ञान परंपरा बनने में भी लाखों साल लगेगा। इसमें कोई हड़बड़ी नहीं है। काम चालू रहना चाहिए, काम चालू रहना चाहिए। तो इसलिए नौकरी तो हमेशा परानुशासन ही है, शासन ही है, पर नियंत्रण ही है, स्वीकार नहीं होगा। लेकिन जब विकल्प ही आपके पास नहीं है तो क्या करेंगे? भूखे तो नहीं मरेंगे। तो फिलहाल उस विकल्प को स्वीकारा जाए और उसमें जितना काम हमको मिलता है उसको ईमानदारी से किया जाए। कोशिश किया जाए कि धरती और मानव के न्यूनतम शोषण वाले रोजगार को पहचाना जाए, ऐसे रोजगार को स्वीकारा जाए जिसमें धरती और मानव का कम शोषण हो रहा हो। जैसे शिक्षा का मतलब मेरे लिए एक अच्छा था, शिक्षा का ऐसा काम है जिसमें धरती और मानव के शोषण का मतलब मेरे द्वारा बताया गया बच्चों को नहीं बताया जाता है। अगर किताब में है भी तो मैं संशोधन करके बताता हूं। थोड़ा 4 नंबर बच्चे कम पाएंगे, सही चीज तो सीखेंगे। हाँ, मतलब उसका उत्तर उसने दूसरा लिख दिया तो थोड़ा 4 नंबर कम पाएगा, सही चीज तो समझ गया। तो ऐसे चीज को पहचाना जाए और ऐसे क्षेत्र को चुना जाए। 10-20 साल ऐसे निकाला जाए, फिर क्विट कर दीजिए, फिर आइए साथ में जिया जाएगा। मैं भी 2-4 साल बाद क्विट करने वाला हूं। नमस्कार, चाय का ब्रेक हो गया है। धन्यवाद।